हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं फर्दर आगे सेक्शन आपको टीच करता हूँ। सेक्शन नंबर 26 इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी। अभी तक मैंने आपको 7 सेक्शन टीच कर दिए हैं, 7 सेक्शन पढ़ा दिए हैं जिसके अंदर अमेंडमेंट आई थी। होपफुल आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। हम भले ही 30 से 40 मिनट की वीडियो बनाए पर हम चीज़ों को ध्यान समझेंगे दोस्तों। एक ना एक टाइम तो खत्म होना ही है अमेंडमेंट, ठीक है। तो आराम से करते हैं, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करते इन चीज़ों में क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सेक्शन 26 में देखते हैं कि क्या अमेंडमेंट आई थी। सेक्शन 26 और मैंने क्लियरिटी के लिए आपको लिख दिया पेज नंबर सीएमए स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 318। तो 318 पेज नंबर में सेक्शन 26 है। अब इस सेक्शन क्या है, मैटर टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस अमेंडमेंट बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 इन सेक्शन 26 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट इन सब सेक्शन 4, 5, 6 द रजिस्ट्रेशन वर्ड हटाकर फाइलिंग कर दिया गया है और सेक्शन 7 को एलिमिनेट कर दिया गया है। मैं ना आपके लिए वो खोलता हूँ स्टडी मटेरियल का 318 पेज नंबर खोलता हूँ, देखो। और ये 318 पेज नंबर का सेक्शन 26 है जो कि प्रोस्पेक्टस के मैटर के बारे में बताता है। अब यहां पर जो ये डाटा दे रखा है दोस्तों, इसमें आपके पास यहाँ पर लिखा नहीं है कि कौन सा। अब देखो, अगर आप स्टडी मटेरियल चेक करते हो ना, तो स्टडी मटेरियल में यहाँ पर आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा सबसेक्शन है। यहाँ पर तो ये बोला गया है अमेंडमेंट में जो सेक्शन 4 है, 5 और 6 है, उधर रजिस्ट्रेशन वर्ड की जगह फाइलिंग वर्ड का यूज करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन वर्ड की जगह क्या यूज करेंगे, फाइलिंग वर्ड का यूज करेंगे। और सबसेक्शन 7 को ओमिट हटा दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है, ठीक है सर। तो ये समझ में आ गया। सेक्शन 26 जो है हमारा, उस सेक्शन 26 के अंदर जो सबसेक्शन 4, 5, 6 है, सबसेक्शन 4, 5, 6 है, उधर रजिस्ट्रेशन वर्ड था, अब फाइलिंग वर्ड कर दिया गया है। तो जहां पर सेक्शन 4, 5, 6 है, अब मुझे ये डाटा दिख रहा है, इसके अंदर मुझे कहीं सेक्शन 4, 5, 6 इंस्टीट्यूट ने कहीं नहीं लिखा कि सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6। देखो 20 से चालू हुआ और यहाँ पर 27 चालू हुआ, नहीं लिखा ना। मैं आपको बताता हूं कहां से सेक्शन चालू है, कहां से सबसेक्शन चालू है, ठीक है। और सबसेक्शन 7 को एलिमिनेट कर दिया गया। चलो सर देखते हैं कि कहां से सेक्शन चालू है। देखिए सर, तो सबसेक्शन 4 ये है सर, ये है सबसेक्शन 4, ये है सबसेक्शन 4, ठीक है सर। वेर इज द सबसेक्शन 5, 6, 7? देखो सबसेक्शन ना तो 5 हमें स्टडी मैट में गिवन है, ना सबसेक्शन 6 स्टडी मैट में गिवन है, और ना 7 गिवन है। तो 4 गिवन है, 5 गिवन नहीं है, 6 गिवन नहीं है, और 7 तो हटा ही दिया है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास एक लोता जो सेक्शन है हमारे स्टडी मटेरियल में, हम उतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। जब हमारे स्टडी मैट में सबसेक्शन 5 नहीं है, 6 नहीं है, सर ये कैसे पता चला सर नहीं है? आपको कुछ नहीं करना होता। अगर आपको पता लगाना है कि ओरिजिनल सेक्शन क्या था, तो सिंपली गूगल पे जाकर सर्च मारिए सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 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 29 कर दिया क्या, 26? आप खुद ही चेक कर लीजिएगा दोस्त, मैं गलत नहीं बता रहा आपको। जो हमारा सबसेक्शन है, जो सबसेक्शन है ना 26 सेक्शन का, वो बहुत बड़ा सेक्शन है। उसके अंदर क्या कर दिया गया है, जो आपको डाटा दे रखा है, जैसे अपडेटेड नोट, छोड़ो इग्नोर करो इसको। ये देखो, ये आपके पास जो है ओरिजिनल कंपनीज एक्ट का है, ठीक है। ये खुलन दो, एक बार दिखाता हूँ आपको मैं। नहीं, ये भी नहीं है ओरिजिनल कंपनीज एक्ट का। ये देखिए सर, ये पूरा कंपनीज एक्ट 2013 की ई बुक होती है ना। एमसी की साइट पे मिल जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट पे आपको ये दिख जाएगी, ठीक है। दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, ये बेसिकली ऐसा दिख रहा था, ऐसा। इसके अंदर चैप्टर वाइज दे रखे हैं। तो चैप्टर के अंदर यहाँ पर आप दे रहे हो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, जो कि सेक्शन 23 to 41 चालू हो रहा है। इसमें मैंने क्लिक कर दिया सर। यहाँ क्लिक करने के बाद ये दे रखा है लास्ट में मैटर टू स्टेट इन प्रोस्पेक्टस सेक्शन 26, ठीक है ना। सेक्शन 26 आपको दे रखा है। और सेक्शन 23 हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, वो आपके पास चेंजेस, और सेक्शन 26 दे रहा है, सो मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर सर सेक्शन 26 खुल गया भैया, यहाँ पर सेक्शन 26 खुल गया। देखो ये है सेक्शन 26। अब देखो आपको अमेंडमेंट दिखाता हूँ कैसे देखते हैं। सेक्शन 26 का 1 यहाँ तक ये चीज आपको पूरी गिवन है स्टडी मैट में, आप चेक कर लेना। एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू, मैं आपको देखो नॉलेज भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाना ही मैटर करता है, लॉ के अंदर चीजें समझनी भी चाहिए। देखो एवरेज प्रोस्पेक्टर इशू से लेकर प्रोवाइडेड दैट अंटिल द सिक्योरिटी अप्लाई था, ये हमारे स्टडी मैट में दिखेगा आपको। ये देखो एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू से लेकर, यहाँ पर है एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू से लेकर प्रोवाइडेड दैट ये रहा, और सेल बी अप्लाई ये रहा। तो सेक्शन 26 का सब सेक्शन 1 आपको ये दे रखा है। इसके था ए बी सी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये देखो ए जो है, इसका ए क्लॉज खत्म हो गया, बी वाला क्लॉज खत्म हो गया, और सी क्लॉज चालू है, जो यहाँ पर लिख भी दिया है ओमिटेड, ओमिटेड खत्म हो चुका है, और डी क्लॉज भी खत्म हो चुका है। सी चालू है, मेक अ डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंसेस।
यहां पर आपको देखेगा मेक अ डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंसी, मेक अ डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंस, तो ये क्लॉज सी है। तो सबसेक्शन 26 का 26 सबसेक्शन 1 दे रखा है, उसका प्रोविजो दे रखा है, ए बी हट चुका है, सी आपको दे रखा है, डी हट चुका है। नॉट प्रोडक्ट सेल बी एसू, ये वाला देखो आप, यहां पर है आपके पास। अब हमारे पास जो सबसेक्शन 2 है वो हमें नहीं दे रखा, देखो सबसेक्शन 2 नहीं दे रखा हमारे स्टडी मैट में, सबसेक्शन 3 हमारे स्टडी मैट में नहीं है। आप चेक कर लीजिए, जो हमारे स्टडी मैट में नहीं है हमें नहीं पढ़ना दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि एज पर सीएमए एक्सपर्ट पढ़ो। अगर आप ये सीए और सीएस की बुक उठाओगे ना, ये पूरा सेक्शन है उसके अंदर, तो सुबह पढ़ना पड़ता है उनको। तो यही छोटी छोटी बातें होती है। आपको लगता है ना, आप स्टूडेंट क्या देखता है, कंटेंट नहीं देखता, वो देखता है टाइटल। सेक्शन 26 है, हाँ है, सेक्शन 23 है, हाँ है, अच्छा मैच कर रहा, ठीक है भाई मैच कर रहा तो वीडियो मैच करेंगे, ना 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 ना, उसके अंदर कंटेंट भी मैच करना चाहिए ना दोस्तों, समझने की कोशिश करें। इसलिए सीएमए के एक्सपर्ट से लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, इसलिए मैं आपको स्टडी मैट के हिसाब से दिखा रहा हूं। आप देखो सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 है ही नहीं स्टडी मटेरियल में। देखो सबसेक्शन 2 नथिंग इन सबसेक्शन 1 चालू है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन ये है ही नहीं, देखो आप स्टडी मैट में ये नहीं है। यहां तक तो आपका पहला सबसेक्शन है, इसके बाद सबसेक्शन 4 चालू हो गया, मैं दिखाता हूं। नो प्रोस्पेक्टस सेल बी इशू, देख लो चालू कहां से हो रहा है, नो प्रोस्पेक्टस सेल बी इशू, आप चेक करिए सबसेक्शन 4 नो प्रोस्पेक्टस सेल बी इशू। जहां पर वर्ड लिखा है ना रजिस्ट्रार ऑफ फाइलिंग, वहां देखो पुरानी हमारी जो स्टडी मैट है अभी तक इंस्टीट्यूट ने चेंज नहीं करा, नई बुक है अभी चेंज नहीं करा, दिखा क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन को काट कर क्या कर दिया गया, वर्ड फाइलिंग कर दिया गया। और उसके बाद सबसेक्शन 4 ही है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है। आप चेक कर लीजिए, 5 को मैं दिखा देता हूं, 5 कहां है, 5 आपके पास ये रहा, अब प्रोस्पेक्टस इशू स्टेटमेंट नॉट इंक्लूडिंग परपोर्टिंग, ये देखो आपके पास है, यहां चेक कर लो, यहां पर कोई भी नहीं है। अब चालू हुआ नो प्रोस्पेक्टस सेल बी वैलिड इफ, ये तो अलग चीज है, नो प्रोस्पेक्टस सेल बी वैलिड। ये देखो सबसेक्शन 6 भी नहीं है, एवरेज प्रोस्पेक्टस वाला, जहां पर रजिस्ट्रार की जगह आपको फाइलिंग वर्ड का यूज करा गया है और रजिस्ट्रार की जगह आपको फाइलिंग वर्ड का यूज करा गया, देख रहे हो आप। 4, 5 और 6 वाले सबसेक्शन के अंदर जहां रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन वर्ड था वहां फाइलिंग वर्ड का यूज कर दिया गया। और जो 7 सबसेक्शन है ना दोस्तों, देखो 6 के बाद क्या चालू हो गया, 7 चालू हो गया, अमेंडेड होता है इसके अंदर जो कंपनी का, तो यहां पर क्या कर दिया, ओमिट कर दिया गया। क्लियर है नहीं है बताओ, समझ में आ रहा है। और इसके नीचे दे दिए सर आपके पास ओरिजिनल कैसे अब अमेंडमेंट हुआ है, ये दे दिया नीचे। अब आप चेक कर लीजिए, नो प्रोस्पेक्टस सेल बी वैलिड इफ द इशू नो, ये दिख रहा है आपको। अब कहीं पर ना तो सेक्शन 5 दिखा, ना 6 दिखा, और 7 ओमिटेड कर दिया, सीधा 8 पे आ गया स्टडी मैट में। देखो आप चेक कर लो, नो प्रोस्पेक्टस सेल बी, ये सबसेक्शन 8 है। मैं गलत नहीं बता रहा दोस्तों, मैं आपको हकीकत प्रूव करके दिखा रहा हूं कि देखो 4 के बाद ना 5 है, ना 6 है, ना 7, इसका मतलब स्टडी मटेरियल हमसे स्टूडेंट हमसे नहीं पूछना चाहता, ये आप पूरा सेक्शन पढ़ के बेवकूफी कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर पूरा सेक्शन पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, वो अमेंडमेंट मेरी क्लास पढ़ रहा है, क्लास कहीं से ली थी, तो वो बेवकूफी कर रहे हो दोस्तों, मत पढ़िए ऐसा, सीएमए के एक्सपर्ट से पढ़िए, मैं फिर कहता हूं आपको। तो नो प्रोस्पेक्टस सेल बी इशू सेल बी वैलिड इफ इशू मोर देन 9 डे, ये देखो आपको 90 डे यहाँ पर दिख रहा है सबसेक्शन 8, और लास्ट में सबसेक्शन 9 दिख रहा है, सबसेक्शन 9 ये देखो ये रहा, इफ प्रोस्पेक्टस इशू कॉन्ट्रावेंशन, ये देखो इफ प्रोस्पेक्टस इशू कॉन्ट्रावेंशन सबसेक्शन 9, तो ये क्या है सबसेक्शन 9। अब मुझे बता दो क्या क्या अब मैं कहां चेंज करूं, सिर्फ एक ही जगह, सेक्शन 20 से सबसेक्शन 1 दे रखा है, सबसेक्शन 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9, ना तो 5 है, ना 6 है, ना 7 है, ठीक है, 5 6 7 नहीं है, 8 और 9 पे पहुंच गया डायरेक्ट, बस एक ही जगह चेंज है, रजिस्ट्रार की जगह फाइलिंग कर दो, और कोई अमेंडमेंट नहीं है हमारे हिसाब से, बस यही है। ना तो हमारे स्टडी मैट में ये है, ना हमारे स्टडी मैट में ये है, ना हमारे स्टेटमेंट में ये है। हमारे स्टडी मैट में सबसेक्शन 4 है, और जहां वर्ड रजिस्ट्रेशन था उसकी जगह पर आप फाइलिंग कर देंगे, यही था सेक्शन 26। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, चलो ठीक है, तो समझिए दोस्तों, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन वर्ड से यूज होकर अब क्या बन गया दोस्त, फाइलिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या ये दोनों अलग अलग होते हैं, हाँ अलग अलग होते हैं। रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने एक केस, हम एज अ लॉयर, अगर हम लॉयर है मान लेते हैं, तो एक लॉयर जब केस फाइल करता है तो सिर्फ अपने जो केस फाइल करता है, तो वो एक क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट क्या करता है, डॉक्यूमेंट एक फोल्डर में लगा देता है, जिसको फाइलिंग। फाइलिंग का मतलब हो गया कि एक तरीके से आपको डॉक्यूमेंट जो आपको फाइल करना है, अगर आपको डॉक्यूमेंट आरओसी को देना है, रजिस्ट्रार को देना है कोई डॉक्यूमेंट, तो अगर आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो और एक फोल्डर में दे रहे हो, मतलब आपने डॉक्यूमेंट लगाकर दे दिया फोल्डर में, तो वो फाइलिंग हो गया दोस्तों। डॉक्यूमेंट को देना है एक तरीके से फाइलिंग। पर आरओसी जब उसको एग्जामिन कर लेते हैं, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लेती है, तो आरओसी उसको रजिस्टर कर लेती है। तो रजिस्ट्रेशन वर्ड का यूज करके फाइलिंग, क्योंकि डॉक्यूमेंट, एक कंपनी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करती, वो प्रोसेस आरओसी का होता है, डॉक्यूमेंट फाइल करा जाता है, ठीक है। हमारी कंपनी है, हम अपने डॉक्यूमेंट अगर आरओसी को देंगे तो आरओसी को हम देना
क्या है, फाइलिंग है। एक फोल्डर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो कंपनी ने मांगे वो डॉक्यूमेंट लिए एक फोल्डर में लगा कर दे दिए, दैट्स कॉल्ड फाइलिंग, नॉट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब होता है जब आरओसी इस फाइल को, पूरी फाइल को पढ़ लेगी, एग्जामिन कर लेगी, उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट रख लेगी, एक टैग लगा देगी डॉक्यूमेंट, हाँ इनके डॉक्यूमेंट आ गए, दैट्स कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर वर्ड इसलिए चेंज कर दिया गया है दोस्तों, क्योंकि यहां पर वर्ड रजिस्ट्रेशन अच्छा नहीं लग रहा था। यहां पर प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जो भी मान लो कोई डॉक्यूमेंट अगर हमें देने हैं या कोई भी चीज देनी है, तो वो रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग, हमें फाइल करना होता है, हमें डॉक्यूमेंट देने होते हैं, और देने के बाद वो एग्जामिन करके रख देता है, टैग लगा देता है, हाँ आ चुके हैं सब कुछ, तो वो रजिस्ट्रेशन कहलाता है। तो ये वर्ड को चेंज कर दिया गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो एज पर स्टडी मटेरियल मैंने आपको दिखा दिया 318 पेज नंबर में 5 और 6 और 7वां सेक्शन है नहीं, ठीक है, हमें वो पढ़ना भी नहीं है, तो हमें बस चौथा सब सेक्शन पढ़ना है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन की जगह वर्ड फाइलिंग का यूज करना है। ठीक है, चलो तो सेक्शन 26 खत्म हो गया, सेक्शन 29 देख लेते हैं। अब पढ़ते हैं सेक्शन 29, डीमेटेरियलाइज्ड ऑफ शेयर। डीमेटेरियलाइज्ड ऑफ शेयर का मतलब क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक शेयर जब भी हम इशू करते हैं, हम फिजिकल फॉर्मेट में शेयर जब इशू नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड डीमेटेरियलाइज्ड। इसके लिए हमें डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज है, इतनी मतलब डीमेटेरियलाइज का सिंपल मतलब है कि आप जो शेयर इशू कर रही है कंपनी, वो फिजिकल फॉर्मेट में ना इशू करके, फिजिकली डॉक्यूमेंट ना देकर डीमेटेरियल इलेक्ट्रॉनिक वे में इशू कर रही है, दैट्स कॉल्ड डीमेटेरियलाइज्ड शेयर, सिंपल। तो सेक्शन 21 का ओल्ड प्रोविजन क्या कहता था और सेक्शन 21 का न्यू प्रोविजन क्या कहता है अमेंडेड होने के बाद। ओल्ड प्रोविजन कहता था, ये सेक्शन 29 का ओल्ड प्रोविजन कहता है, हर वो कंपनी जो पब्लिक ऑफर लाती है, पब्लिक ऑफर मेक करती है, और सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी, वो कहा हर वो कंपनी जो पब्लिक ऑफर लाती है, या साथ में एंड लगाए, मतलब एवरी कंपनी, हर वो कंपनी जो पब्लिक ऑफर लाती है, साथ में कुछ क्लास या क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी भी है जो कि प्रिस्क्राइब करी गई है, एज में बी प्रिस्क्राइब। सर कौन सी कंपनी है जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी है, भाई ये है क्लासेस ऑफ कंपनी, ये भी पब्लिक इशू लाती है। वो सारे के सारे जो पब्लिक ऑफर लेकर आएगी, सिक्योरिटी इशू करेगी, सेल बी इशू, सेल मतलब मस्ट है, जरूरी है, जरूरी मस्ट इशू सिक्योरिटी इन अ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी इशू करेगी, फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकती। हर वो कंपनी जो कि पब्लिक इशू लाती है, पब्लिक ऑफर लाती है, हर वो कंपनी जो पब्लिक ऑफर लाती है, और साथ में अदर क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी जो पब्लिक ऑफर लाती है, जो कि प्रिस्क्राइब करा गया है कि वो भी पब्लिक ऑफर ला सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही पब्लिक सिक्योरिटी इशू कर सकती है। दोबारा सुनो, हर वो कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर लाती है, हर वो कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर लाती है, एवरी कंपनी आ गया, और कुछ ऐसी पब्लिक कंपनी है जो कि प्रिस्क्राइब करी गई है। हर वो कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर लाती है, और कुछ ऐसी पब्लिक कंपनी है, पुराने प्रोविजन कहता है कुछ ऐसी पब्लिक कंपनी है जो कि प्रिस्क्राइब करेगी। अभी दिखाता हूं लिस्ट, प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट दिखाता हूं अभी, ठीक। हर वो कंपनी जो कि पब्लिक इशू लाती है, हर वो कंपनी जो कि पब्लिक इशू लाती है, वो तो है ही, साथ में कुछ क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी जो कि प्रिस्क्राइब करी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ जब भी सिक्योरिटी इशू करेगी, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही सिक्योरिटी इशू करेगी। क्या रूल समझ में आया, सॉरी सेक्शन समझ में आया, प्रोविजन क्या कहता है, ये प्रोविजन पढ़ा रहा हूं। प्रोविजन कह रहा है हर वो कंपनी जो पब्लिक ऑफर लाती है, हर वो कंपनी जो पब्लिक ऑफर लाती है, मतलब सारी कंपनी जो जो पब्लिक ऑफर लाती है वो इंक्लूड है इसके अंदर, और साथ में कुछ क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी है जो कि प्रिस्क्राइब करेगा, ये बता रखी है, लिस्ट दे रखी है। वो कंपनी, वो सारी की सारी कंपनी जब भी पब्लिक ऑफर लाएगी, जब भी सिक्योरिटी इशू लाएगी, सिर्फ और सिर्फ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही ला सकती है, फिजिकल फॉर्मेट में नहीं ला सकती। ये लिखा हुआ है, सेल इशू सिक्योरिटी इन अ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म बाय कंप्लाइंग, उसको एक कंप्लाई करने पड़ेंगे प्रोविजन। कंप्लाई मतलब मानना, किसके प्रोविजन मानने पड़ेंगे, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के प्रोविजन, रूल्स एंड रेगुलेशन माननी पड़ेंगे। एक तो उनका एक्ट के प्रोविजन मानने पड़ेंगे, सेक्शन, साथ में रेगुलेशन, मतलब जो उनके अंदर रूल्स होंगे, इस एक्ट के अंदर जो रूल्स होंगे वो भी मानना पड़ेगा। दोबारा समझो, पोल्ड प्रोविजन क्या कहता था, चेंज पता कितना सा आया है, जो ये वर्ड पब्लिक है ना, पब्लिक, ये वर्ड जो पब्लिक है इसको हटाकर काट दिया गया है। अब चेंज इतना सा आया है, हर वो कंपनी जो पब्लिक ऑफर लाती है, साथ में अदर क्लास या क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी लिखा होता था, अब ये अदर क्लास ऑफ क्लासेस ऑफ कंपनी लिखा हुआ है। पब्लिक वर्ड को हटा दिया गया अमेंडमेंट लाकर, ये पब्लिक वर्ड को हटा दिया गया, सिर्फ पब्लिक कंपनी नहीं बाकी कंपनी भी यहां पर आ सकती है। हर वो कंपनी जो पब्लिक ऑफर लाती है, और अदर क्लासेस ऑफ कंपनी बोल दिया गया। पहले क्या बोलते थे, अदर क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी, अब क्या बोला, अदर क्लासेस ऑफ कंपनी जो कि प्रिस्क्राइब करी गई है गवर्नमेंट ने। ये सारी कंपनीज जब भी सिक्योरिटी इशू करेगी, सिर्फ और सिर्फ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही सिक्योरिटी इशू करेगी दोस्तों।
और ये डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के सेक्शंस और रूल्स को मानते हुए करेगी। ये था ओल्ड प्रोविजन। न्यू प्रोविजन में कहा गया जो सबसेक्शन 1 है ना दोस्त, उसका क्लॉज बी, ये है सबसेक्शन 1 29 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। क्लॉज बी के अंदर जो वर्ड पब्लिक था उस पब्लिक वर्ड को ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया, और एक सबसेक्शन 1 के नीचे एक 1A नया डाला, 1A एक नया प्रोविजन डाल दिया। अब ये क्या था प्रोविजन, अभी सुनते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रिस्क्राइब लिस्ट कौन सी है। आपको मैं फिर दोबारा वो खोल के दिखाता हूं दोस्त। देखिए दोस्तों, ये है लिस्ट ऑफ द सेक्शन जो कि मैंने आपको दिखाया था। सेक्शन 29 हम पढ़ रहे हैं। 29 मैंने ये खोला, ओपन करा, और 29 ओपन करेंगे तो यहां पर लिखा है पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। जब भी कोई पब्लिक ऑफर लाएगा वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी कंपनी डीमेटेड है, तो क्या लिखा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो, ये सेक्शन को सबसे ऊपर रखा जाएगा। दैट्स कॉल्ड नॉट विद स्टैंडिंग। क्या बोलते हैं उसको, नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट स्टैंडिंग का मतलब इस सेक्शन की पावर सबसे ऊपर रखा जाएगा। अगर कोई सेक्शन इस सेक्शन को क्लैश कर रहा है तो हम याले सेक्शन को पहले प्रेफरेंस देंगे, उस सेक्शन को इग्नोर कर देंगे। दोबारा सुनना, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या है, मैंने बेसिक क्लास में बताया था आपको। कोई भी सेक्शन का वर्ड जब स्टार्टिंग होता है नॉट विथ स्टैंडिंग, उसकी पावर बढ़ जाती है, वो सेक्शन को ऊपर रखा जाता है और बाकी सेक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है। तो कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में कहीं पे भी प्रोविजन में कहीं भी कुछ भी लिखा हो, हमें मतलब नहीं। ये सेक्शन जब आप पढ़ोगे तो इस सेक्शन को सबसे ऊपर रख देना, बस। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब ये होता है। कह रहा है एवरी कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर लेकर आएगी, एवरी कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर लेकर आएगी, जरा समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है, एवरी कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर लेकर आएगी। ठीक है, पब्लिक ऑफर पे क्लिक करूंगा तो यहां पर वर्ड आ जाएगा आपके पास। यहां पब्लिक ऑफर पे क्लिक करने का मीनिंग समझ में आ जाएगा पब्लिक ऑफर का, तो काट दे रहा हूं, इसमें हमें जानना नहीं है इतना। सच अदर क्लास या क्लासेस, क्लास मतलब अगर एक है तो क्लास, दो एक से ज्यादा है तो क्लासेस। पब्लिक वर्ड को काट दिया गया और लिखा है 1 का मतलब नीचे अमेंडमेंट दे देंगे, 1 पे अमेंडमेंट आई है। पब्लिक वर्ड को अब काट दिया, काट गया। अब बोलेंगे सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे प्रिस्क्राइब। क्लिक करो एज मे प्रिस्क्राइब में, और जब एज मे प्रिस्क्राइब पे क्लिक करेंगे तो भैया खुल जाना चाहिए, नहीं खुल रहा, ये वाले में खुल जाएगा, कोई बात नहीं, आ गई। एवरी अनलिस्टेड कंपनी इशू सिक्योरिटी इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म एंड फैसिलिटी डिटरमिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। एवरी अनलिस्टेड कंपनी तो मतलब जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है ना दोस्तों, ये इतनी बड़ी लिस्ट है दोस्तों। क्या करूं, इस लिस्ट को याद करना है, तो क्या करेंगे इसको याद करके, निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल ऑन सब्सिडी कंपनी, ये सारी लिस्ट है। देखो ये है लिस्ट, मैं जब भी कहता हूँ, जब भी वर्ड लिखा होता है ना प्रिस्क्राइब, एज प्रिस्क्राइब, तो वो लिस्ट ऊपर दे रखी है। कहा कि हर वो पब्लिक कंपनी या हर वो क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी लिखा होता, अब पब्लिक बढ़ा दिया, हर वो क्लासेस ऑफ कंपनी जो कि प्रिस्क्राइब करी गई है वो सिर्फ और सिर्फ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही सिक्योरिटी इशू करेगी। ठीक है, पर 1A ऐड कर दिया गया, देख रहे हो आप, 1A ऐड करा, और इसमें कहा इन केस ऑफ सच क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी एज मे प्रिस्क्राइब द सिक्योरिटी, ये भी एज मे प्रिस्क्राइब की लिस्ट दे रखी है कि भाई वो अनलिस्टेड कंपनी जो प्रिस्क्राइब करे सेल बी सिक्योरिटी सेल बी हेल्ड और ट्रांसफर ओनली इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, ओनली इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। मतलब हर वो अनलिस्टेड कंपनी जो कि प्रिस्क्राइब करी गई है, ये मतलब यहां पर दिख रहा है आपको अनलिस्टेड कंपनी आपके पास यहां वर्ड यूज करा अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, ये सारी अनलिस्टेड कंपनी, हर वो कंपनी अनलिस्टेड कंपनी जो प्रिस्क्राइब करी गई है, प्रिस्क्राइब पे क्लिक करो खुल जाएगा वो डाटा। सेल हेल्ड एंड ट्रांसफर ओनली इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म इन अ मैनर लेड डाउन डिपॉजिट एक्ट 1996। नीचे 1A में ऐड करा, इसको मैं यहां से पढ़ाता हूं। 1A आपसे कहता है, 1A कहता है हर वो कंपनी जो हर क्लासेज ऑफ कंपनी भी शेयर इशू करेगी सिर्फ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में। हर वो कंपनी जो पब्लिक ऑफर लाती है, अदर क्लासेज ऑफ कंपनी जो कि अदर क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी लिखा था अब कंपनी यूज करा जो कि प्रिस्क्राइब करी है, वो सिर्फ और सिर्फ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में लेकर आएगी। जो प्रिस्क्राइब कंपनी है ना, 1A में बोला, 1A में कहा गया वो जो अदर क्लासेज कंपनी के अंदर जो अनलिस्टेड कंपनी है, वो सारी अनलिस्टेड कंपनी जो प्रिस्क्राइब करी गई है, वो जब भी किसी शेयर सिक्योरिटी को ट्रांसफर करेगी या हेल्ड करेगी सिर्फ और सिर्फ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में करेगी, ये अलग से बता दिया गया। और एज पर डिपॉजिट एक्ट 1996 और उसके रेगुलेशन के हिसाब से करेगी, अलग से बता दिया गया कि भाई हम जो अदर क्लासेज ऑफ कंपनी है ना, अदर क्लासेज कंपनी, इसके अंदर जो भी अनलिस्टेड कंपनी होगी वो सारी अनलिस्टेड कंपनी जो सिक्योरिटी इशू करेगी, हेल्ड अपने पास रखेगी या ट्रांसफर करेगी इन अ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म इन मैनर लेड डाउन, जिस मैनर में, जिस डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में मैनर लिखा हुआ है कि इस तरीके से इस मैनर में आपको करना है, उसी मैनर में करेगी। अलग से बता दिया ये कि इनको भी करना तो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही है,
करना तो दोस्तों डीमेटेरियलाइज फॉर्म में ही है, पर अनलिस्टेड कंपनी के लिए अलग से बता दिया कि जो मैनर डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अंदर लिखा हुआ है और उसके रेगुलेशन में है, उस मैनर के हिसाब से हर वो अनलिस्टेड कंपनी जो अदर क्लासेज कंपनी में प्रिस्क्राइब्ड है वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में शेयर इशू करेगी, वो भी डिपॉजिट एक्ट 1996 के मैनर में जो दिया गया होगा। क्लियर है या नहीं है? अमेंडमेंट समझ में आई? तो 19 अमेंडमेंट क्या है सेक्शन 26 के अंदर? पब्लिक वर्ड को हटा दिया गया और सेक्शन 1 ए डाल दिया गया अनलिस्टेड कंपनी के लिए। ठीक है दोस्त, ठीक है जी, क्लियर हो गया सेक्शन 29। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 35। अब जब सेक्शन 35 देंगे सीएमए स्टडी मटेरियल पेज नंबर 321 निकाल के सेक्शन 35 हम पढ़ते हैं। आओ दोस्तों अब चलते हैं सेक्शन 35 में, सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझो, सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। देखो कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जब कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है उसके अंदर कुछ कंटेंट होता है जो लिखना होता है कंपनी को, और सही लिखना होता है, गलत नहीं लिखना होता है। किसी को ऐसा कंटेंट ना लिखे जिससे किसी को लॉस हो जाए, किसी को डैमेज हो जाए। ठीक है ना? कंपनी लिखा भाई हमारे शेयर बहुत अच्छे हैं, हमारे शेयर की वैल्यू बहुत अच्छी है, खरीद लो हमारे शेयर, ये वह, लोगों ने खरीद लिया, पता चला कंपनी बर्बाद हो गई। तो ऐसा किसी को लॉस ना हुआ, सही चीज लिखो। पिछले साल हमारी कंपनी का प्रॉफिट करोड़ों में गया है और आगे भी करोड़ों में जाएगा, ऐसी गलत स्टेटमेंट लग दी। प्रॉफिट आपका लाखों में है, आपने लिख दिया करोड़ों में, दैट्स कॉल्ड मिस स्टेटमेंट। आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखी अपने प्रोस्पेक्टस में जो गलत थी, उसको कहते हैं मिस स्टेटमेंट। इसके लिए कंपनी के ऊपर सिविल लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। क्या बोला मैंने? कंपनी के ऊपर क्या अराइज हो जाएगी? सिविल लायबिलिटी अराइज हो जाएगी अगर कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में गलत स्टेटमेंट लिख दी गई है, तो कंपनी के ऊपर क्या आ जाएगी? सिविल लायबिलिटी। गलत स्टेटमेंट का मतलब हो गया आपका प्रॉफिट लाखों में है, आपने करोड़ों में शो कर रखा है, कहा कि हमारा प्रॉफिट करोड़ों में होता है, इससे शेयर बिक जाएंगे ज्यादा, कंपनी के प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। कंपनी की लायबिलिटी ज्यादा थी, आपने एसेट ज्यादा दिखा दी जानबूझकर, तो ये गलत स्टेटमेंट हुई। इसके लिए कंपनी के ऊपर सिविल लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। अब मीनिंग क्या है सिविल लायबिलिटी का, ध्यान सुनेंगे एग्जांपल। देखो सिविल लायबिलिटी का मतलब है कि मान लो एक मिस्टर ए है जो अपनी कार में एक बार रोड पे जा रहे थे, ऐसी जा रहे थे ड्राइव करने, पीछे से एक ट्रक वाला आया और ट्रक वाले ने मिस्टर ए की कार को ठोक दिया। इससे मिस्टर ए की कार पूरी डैमेज होगी, मिस्टर ए तो बच गए। अब मिस्टर ए ने ट्रक वाले को पकड़ लिया और ट्रक वाले के ऊपर केस कर दिया। अब जज साहब के पास दोनों पहुंचे। मिस्टर ए ने कहा कि सर मुझे मेरी कार का डैमेजेस चाहिए इन मॉनेटरी वैल्यू, मुझे मेरी कार का डैमेजेस चाहिए इन मॉनेटरी वैल्यू, और ये कार का डैमेजेस कौन पे करेगा? ट्रक वाले भैया पे करेंगे। तो ट्रक वाले भैया जो उस कार का जितना खर्चा आएगा, जितना डैमेजेस वो मांग रहा है, अगर जज साहब ने उतना अलाउ कर दिया तो ट्रक वाले भैया के ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, उसको वो डैमेजेस का पेमेंट करना होगा। इसको कहते हैं सिविल लायबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? सिविल लायबिलिटी। सेम एज इट इज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। मान लो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का टर्नओवर लाखों में है, पर आपने अपनी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में शो कर रखा है प्रोस्पेक्टस में कि शेयर जल्दी से बिक जाए और पैसा आ जाए आपके पास। मैंने देखा यार आपकी कंपनी का टर्नओवर तो करोड़ों में है और आपने वैसे तो था एक्चुअल में लाखों में, पर आपने शो करके दिखा रहा था गलत तरीके का, शो करेगा करोड़ों में, और मैंने आपके शेयर कंपनी के शेयर खरीद लिए। कंपनी के शेयर खरीदने के बाद आपकी कंपनी लॉस में आ गई और मुझे हो गया लॉस, और बाद में पता चला आपने जो प्रोस्पेक्टस में डाला था वो गलत स्टेटमेंट डाली थी। अब मैं आपके लिए जितना मेरा लॉस हुआ है, डैमेजेस हुआ है, उतना मैं आपको कंपनी से क्लेम कर, आप पे केस करके क्लेम कर सकता हूं। तो कंपनी के ऊपर अब अराइज हो जाएगी सिविल लायबिलिटी। क्या हो जाएगी? सिविल लायबिलिटी अराइज। समझ में आया? कौन सा समझ में आया? तो क्लियर हुआ सिविल लायबिलिटी किसे कहते हैं? तो अगर कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसी स्टेटमेंट डाल दी जो कि गलत थी और उस गलत की वजह से किसी सब्सक्राइबर या किसी शेयर होल्डर को लॉस हो जाए, किसी बाहर पब्लिक को लॉस हो जाए, तो ऐसे केस के अंदर कंपनी के ऊपर सिविल लायबिलिटी, मतलब उस डैमेजेस जितना वो क्लेम करेगा, जितना जज साहब अप्रूवल करेंगे, उतना उसको पे करने के लिए लायबल होगी कंपनी। दैट्स कॉल्ड सिविल लायबिलिटी। अब जो इसमें सेक्शन में अब जो आया है सेक्शन 35, सेक्शन 35 कहता है सिविल लायबिलिटी के बारे में, और इसके अंदर जो अमेंडमेंट आई है सेक्शन 35 का जो सब सेक्शन 2 है ना, उसका क्लॉज सी। क्या मतलब है? देखो सेक्शन 35 का सब सेक्शन 1 होगा, उसके अंदर 5 क्लॉज है, ए बी सी डी और ई। फिर सब सेक्शन 2 चालू होता है, उसके अंदर 3 क्लॉज है, ए बी सी। तो जो सब सेक्शन 2 का तीसरा क्लॉज है ना दोस्तों, यहां पर अमेंडमेंट आई है, यहां पर अमेंडमेंट आई है। और पुराने स्टडीमेट में ये नोटिफाई नहीं करा गया था स्टडीमेट में, पर अब ये नोटिफाई हो गया एज पर न्यू अपडेटेड स्टडीमेट। नया अपडेटेड स्टडीमेट में आप देखोगे तो ये नोटिफाई कर दिया गया है, ये प्रोविजन डाल दिया गया है। पहले ना क्या था, पुराना जो स्टडीमेट था उसके अंदर सबसेक्शन 2 का क्लॉज सी था ही नहीं, तो अमेंडमेंट देखते ही नहीं। पर अब इन्होंने नए स्टडीमेट में सबसेक्शन 2 का क्लॉज सी डाला, तो पर अमेंडेड नहीं डाला, वो पुराना वाला डाल रखा है। सर अमेंडमेंट क्या है कि सबसेक्शन 2 जो है उसका जो क्लॉज सी है ना दोस्त, उसमें वर्ड लिखा है डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन।
डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस, आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टस की कॉपी को डिलीवर करना था आरओसी को रजिस्ट्रेशन के लिए। अब वो डिलीवरी वर्ड की जगह फाइलिंग वर्ड का यूज कर दिया गया है, काफी जगह वर्ड चेंज कर दिए गए हैं, डिलीवरी की जगह फाइलिंग वर्ड का यूज कर दिया गया है। तो अब डिलीवरी ऑफ कॉपी ना बोलकर फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार ऐसा नाम देंगे, शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, ऐसा बोला। इस लाइन की जगह डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन वर्ड यूज करा गया ना, तो इसकी जगह यूज करने गया फाइलिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार। मतलब दोनों का एक ही है, पर नाम चेंज कर दिया कि फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार जो है आरओसी, उसको प्रोस्पेक्टस की कॉपी आपको फाइल करनी होगी अगर आपने कोई मिस स्टेटमेंट करा और उसके बाद सिविल लायबिलिटी जनरेट हुई। और ये मैं दिखाता हूं पुराने वाली बुक्स के अंदर सेक्शन 2, सेक्शन 35 का जो सबसेक्शन 2 है वो है ही नहीं। नए वाली बुक के अंदर सबसेक्शन 2 का सब क्लॉज सी भी डाल दिया गया है, नोटिफाई कर दिया गया है। पहले यहां पर नोटिफाई नहीं था, नई बुक के अंदर नोटिफाई कर दिया गया है। मैं आपको शो करके दिखाता हूं। तो दोस्तों ये जो है 321 पेज नंबर मैंने लिख दिया वहां पर, पेज नंबर आपका 321 है, देखो चेक कर लीजिए। ये मैंने आपको प्रोस के दे दिया, आप बस चेक करते जाइए, ठीक है। अब जो हमारा सब सेक्शन 35 सेक्शन है ना, वो कहां से चालू हो रहा है मैं दिखा देता हूं। देखो हमारा जो सेक्शन 35 है वो यहां से चालू हुआ है। ये सब सेक्शन 35 का सब सेक्शन 1 है, ये क्लॉज ए बी सी डी ई है, ठीक है। और ये सब सेक्शन 2 है और इसका क्लॉज ए बी सी, तो सी क्लॉज ये रहा। तो सी क्लॉज में जो वर्ड यहां पर वर्ड लिखा हुआ है, डिलीवरी ऑफ कॉपी फॉर ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफ वेरा, डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन, इस वर्ड को हटा दे। अरे यार मैं स्टडी मैट में इंस्टीट्यूट से कहना चाहता हूं कि जब आपने बुक को अपडेट करा और ये सेक्शन को इंटरसेक्ट करा, तो इस सेक्शन को इंटरसेक्ट करने पे जो ये वर्ड था इसको भी चेंज कर देते। अब यहां पर वर्ड क्या यूज हो जाएगा, फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रार, ना कि रजिस्ट्रेशन। क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रार। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है नहीं है? स्टडी मैट में जाओ, ये खोलो यहां पर इस जगह पर, और यहां पर इस लाइन को काटकर साइड में यहां पर लिखो फाइलिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रार। क्लियर है नहीं है? क्लियर है। अब दोस्तों मैं सेक्शन आपको पढ़ा देता हूं, नहीं तो फिर समझ नहीं क्या आने वाला है आपको, आगे कुछ समझ में आएगा कि डिलीवरी ऑफ कॉपी की जगह फाइलिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रार को कर दिया गया। ये क्या मतलब हुआ? ये तो मैंने आपको अमेंडेड पढ़ा दिया। अब मान लो जिस स्टूडेंट ने ये सेक्शन नहीं पढ़ा, उसको समझ में नहीं आया होगा, है ना? तो ये पढ़ लेते हैं एक बार। सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 35 से कहता है कि अगर किसी पर्सन ने किसी कंपनी के सिक्योरिटी खरीद ली गई हो, सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करा गया हो, सब्सक्राइब करना मतलब एक तरीके से परचेज करना, है ना? ये लॉ की लैंग्वेज में सब्सक्राइब करना कहते हैं, कंपनी अकाउंट जब पढ़ोगे तो वहां पर भी सब्सक्राइब करना ही कहते हैं। तो प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन हैज सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी बेस्ड ऑन मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी थी वो गलत स्टेटमेंट थी, उस गलत स्टेटमेंट के बेस पर किसी पर्सन ने कंपनी के सिक्योरिटी को सब्सक्राइब कर लिया। क्लियर? तो ये वर्ड पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन हैज सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटी, किसी पर्सन ने किसी कंपनी के सिक्योरिटी को सब्सक्राइब कर लिया, बेस्ड ऑन, किस बेस पर? मिस स्टेटमेंट जो लिखी गई थी उस प्रोस्पेक्टस के, उस बेस पर। यहां तक क्लियर हो गया? तो मान लो आपकी कंपनी है और आपने अपनी कंपनी के जो टर्नओवर दिखाया वो गलत शो कर दिया, आपने कंपनी का प्रॉफिट जो दिखाया वो गलत शो कर दिया, और आपकी कंपनी का प्रॉफिट देख के मैं चौंक गया, आपकी कंपनी का टर्नओवर देख के मैं चौंक गया। मैंने कहा यार इसके शेयर तो खरीदने, इसकी सिक्योरिटी तो खरीदूंगा, सिक्योरिटी के अंदर डिबेंचर आ जाते हैं, शेयर आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है। मैंने कहा इसकी कंपनी के शेयर तो खरीदूंगा क्योंकि प्रॉफिट और टर्नओवर बहुत अच्छा है, और ये प्रॉफिट और टर्नओवर आपने गलत दिखाया। तो अगर मैंने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे, कोई सिक्योरिटी खरीदी, किस बेस पर? आपकी कंपनी की मिस स्टेटमेंट जो लिखी थी आपने प्रोस्पेक्टस, उस बेस पर, तो क्या होगा? एंड ही हैज सस्टेन एनी लॉस एंड डैमेज एज अ कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ। कहता है आप, मैंने सुंदर ध्यान से लॉ की लैंग्वेज को समझिए, कहता है मैं एक पर्सन हूं, मैंने आपकी कंपनी के सिक्योरिटी को परचेज करा, सब्सक्राइब करा, किस बेस पर? जो इंफॉर्मेशन आपने गलत दे रखी थी प्रोस्पेक्टस पे, उस बेस पर। और जब मैंने उसको खरीदा, ऐसा होने से मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। मुझे क्या हो गया दोस्तों? लॉस और डैमेजेस हो गया। तो ये लॉस और डैमेजेस कौन पे करेगा वो बता रहा है सेक्शन 35। ठीक है सर? तो कहता है लॉस ऑन देयर कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट, मैंने मिस स्टेटमेंट के बेसिस पर मैंने आपकी कंपनी के शेयर खरीद लिए और सिक्योरिटी खरीद ली, और उससे मेरे को क्या होगा? कोई भी ऐसा लॉस या कोई डैमेजेस हो जाए। गलत स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको कोई सिक्योरिटी खरीदी और उस सिक्योरिटी खरीदने से आपको कोई लॉस या डैमेजेस हो जाए, द कंपनी एंड एवरी पर्सन who is a director of the company at the time of issue of prospectus। ठीक है? क्या बोला?
द कंपनी एंड एवरी पर्सन, कंपनी तो लायबल है ही, सिविल स्टेटमेंट सिविल लायबिलिटी की तो आएगी कंपनी के ऊपर, और हर वो पर्सन जो कंपनी का है, कौन हर वो पर्सन, एक तो डायरेक्टर पर्सन में, ठीक है जी, कंपनी का डायरेक्टर जो कि एट द टाइम ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करने के टाइम पे था। दूसरा, एंड हैज ऑथराइज्ड हिमसेल्फ टू नेम्ड एंड अ नेम इन द प्रोस्पेक्टस एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड एग्रीड टू बिकम अ डायरेक्टर आइदर इमीडिएटली और आफ्टर इंटरवल ऑफ द टाइम। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कोई पर्सन जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा ऑथराइज करा गया हो, ठीक है, और ऐसा ऑथराइज पर्सन जिसको डायरेक्टर की पोजीशन में, डायरेक्टर के नाम पे ऑथराइज करा गया हो प्रोस्पेक्टस के अंदर, वे प्रोस्पेक्टस के अंदर बताया गया है कि ये पर्सन हमारा डायरेक्टर है, तो वो पर्सन भी लायबल हो जाएगा। प्रमोटर कंपनी का वो लायबल, एक तो डायरेक्टर होगा कंपनी का, वो सारे डायरेक्टर लायबल है। एक वो डायरेक्टर जो प्रोस्पेक्टस में नाम में डायरेक्टर के नाम पे जिसका नाम लिखा गया हो ऑथराइज पर्सन का, वो डायरेक्टर लायबल है। एक कंपनी का प्रमोटर, ठीक है। एक ऑथराइज्ड द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसको ऑथराइजेशन मिली थी प्रोस्पेक्टस इशू करने की, वो ऐसा पर्सन जिसको ऑथराइजेशन मिली थी प्रोस्पेक्टस इशू। भाई तूने इस प्रोस्पेक्टस इशू करा क्यों? जब उस प्रोस्पेक्टस के अंदर गलत चीज लिखी थी तूने करा क्यों? तू भी फंस। और एज एन एक्सपर्ट, और वो एक्सपर्ट जो कह रहा है कि प्रोस्पेक्टस बिल्कुल ठीक है जी, वो भी फंसेगा। कौन फंसेगा जी? डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर फंस जाएंगे, प्रमोटर फंस जाएगा, वो जो एक्सपर्ट है जिसने चेक करा वो फंस जाएगा, और दूसरा वो ऑथराइज पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस को इशू करा वो फंस जाएगा। ठीक है जी, 5 लोग फंस जाएंगे। सेल बी लायबल, किस किस चीज के लिए फंसेंगे? वो लायबल है टू पे द कंपनसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन सच लॉस एंड डैमेज। वो हर पर्सन जिसने आपकी सिक्योरिटी को खरीदा, किसके बेसिस पर? मिस स्टेटमेंट के बेसिस पर, और वो हर पर्सन को जो लॉस हुआ, डैमेज हुआ, उसके लिए लायबल हो जाएगी कंपनी, और ये 5 पर्सन। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। दिस लायबिलिटी विथ प्रेजुडिस टू एनी पनिशमेंट टू विच एनी पर्सन मे बी लायबल अंडर सेक्शन 36। इन लाइन का मतलब क्या है? कहता है कि जो लॉस और ये डैमेजेस जो कि वो हर 5वां पर्सन और वो कंपनी पे करेगी ना, वो पनिशमेंट से अलग है। पनिशमेंट साथ में मिलेगी, साथ में लॉस और डैमेजेस भी पे करना होगा। मान लो भाई आपने लॉस करा, आप कंपनी को पनिशमेंट मिल सकती है और उसको डैमेज। मान लो मेरा 1 लाख का लॉस हो, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मिस स्टेटमेंट के बेस पर मैंने 1 लाख रुपए के आपके शेयर खरीद लिए, मेरे को लॉस हो गया, तो ये लॉस तो आप पे करोगे, इसके साथ साथ पनिशमेंट होगी, वो अलग है, लॉस अलग है। ठीक है, दिस लायबिलिटी विदाउट प्रेजुडिस टू एनी पनिशमेंट, पनिशमेंट से बिल्कुल अलग है, पनिशमेंट अलग मिलेगी अंडर सेक्शन 36 में, और ये लायबिलिटी की जो डैमेजेस पे करना है वो अलग है। ठीक है सर, चलो अब कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी लायबल। कह रहा है नीचे दिए गए पर्सन लायबल, अगर कोई पर्सन लायबल नहीं होगा ऐसी डैमेजेस पे करने के लिए या लॉस पे करने के लिए, अगर उसने नीचे 3 बातें को प्रूव कर दिया तो। दोबारा समझेंगे, कोई भी पर्सन लायबल नहीं है, वो 5 पर्सन और कंपनी, डायरेक्टर, ऑथराइज डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट, और जिसने इशू करा था ऑफिसर वो इस सिक्योरिटी को, वो 5 पर्सन और कंपनी में। कंपनी तो लायबल है, यहां लिखा 9 पर्सन, तो वो 5 पर्सन की बात हो रही है, वो कंपनी तो भाई लेके लायबल ही लायबल है। वो 5 पर्सन लायबल नहीं होंगे अगर उसने ये बात प्रूव कर दी तो। क्या बात? that having a consent to become a director of a company, he withdraw his consent before the issue of prospectus and that is issue without his authority or consent। ऐसा कोई पर्सन, सुनना ध्यान से, बड़ी आसानी समझाऊंगा। ऐसा कोई पर्सन जिसको पता था कि ये जो स्टेटमेंट लिखी जा रही है कंपनी के प्रोस्पेक्टस में वो गलत है, उसने अपने कंसेंट मना कर दिया कि मत इशू करो इस प्रोस्पेक्टस को, इसके स्टेटमेंट जो है वो गलत है, और बिना डायरेक्टर की कंसेंट, बिना उसकी कंसेंट लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया गया हो, तो भैया उसने तो मना करा था ना, अब उसको क्यों लायबल कर रहे हो भाई? भाई मैं आपकी कंपनी का एक डायरेक्टर हूं, आप अपनी कंपनी के बहुत सारे डायरेक्टर हैं, भाई सारे डायरेक्टर ने कहा कि चलो डाल देते हैं मिस स्टेटमेंट, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं भाई मेरी कंसर्न नहीं है जी, मत डालिए, ये गलत चीज होती है, मिस स्टेटमेंट करना गलत है। भाई माना नहीं मेरी बात किसी ने, भाई डाल दिया, प्रोस्पेक्ट इशू कर दिया, भाई मैंने तो मना करा था ना, अब मुझे क्यों लायबल कर रहे हो भाई? मैंने तो साफ साफ मना कर दिया कि मत इशू करो इसको, है ना। तो ऐसा कोई पर्सन जिसने मना कर दिया था कि मिस स्टेटमेंट वाला प्रोस्पेक्टर इशू मत करिए, और उसकी बिना बात माने उसकी कंसेंट को, उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया, या उसने कहा चलो डाल देते, फिर उसने कहा नहीं 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 मन हटा, मैं नहीं इजाजत दे रहा, मत डालिए उसको। ऐसा भी हो सकता है कि पहले उसने कंसेंट दे दी थी, ये हाँ चलो डालते हैं मिस स्टेटमेंट, फिर बाद में इशू से पहले उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया, मतलब उसने मना कर दिया कि मत डालो मिस स्टेटमेंट वाला प्रोस्पेक्ट मत डालिए, और फिर भी इशू कर दिया, तो वो पर्सन जिसने ऐसा करा था वो लायबल नहीं है। क्लियर हो गई नहीं होगी? चलो, हैविंग अ कंसेंटेड टू बिकम अ डायरेक्टर फॉर अ कंपनी, वो कंपनी का डायरेक्टर है जिसने कंसेंट वापस ली।
ही विड्रॉ हिज कंसेंट बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस से पहले उसने अपनी कंसेंट जो दी थी कि मिस स्टेटमेंट वाला प्रोस्पेक्टस चलो डाल देते हैं, फिर उसने वो कंसेंट वापसी ले ली कि उसने कहा कि मत डालो भाई मिस स्टेटमेंट वाला प्रोस्पेक्टस, और उसने अपने कंसेंट इशू प्रोस्पेक्टस से इशू पहले वापसी ले ली। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोस्पेक्टस के बाद कंसेंट लेगी फिर किस बात का कंसेंट तूने वापसी लिया। हाँ, अगर तूने कंसेंट जो दी थी अपनी, चलो ठीक है बोर्ड ऑफ मीटिंग हुई, आपने कहा कि चलो ठीक है डाल दो, 1 लाख का टर्नओवर को करोड़ों में दिखा दो, फिर बाद में प्रोस्पेक्टस के इशू होने से पहले एक डायरेक्टर जो कंपनी का है उसने मना कर दिया, कह रहा है नहीं भाई मत डालिए, मैं अपनी कंसेंट वापसी लेता हूं, मत डालिए इसको, इशू मत करिए। एंड दैट इट वाज इशू विदाउट हिज अथॉरिटी, और बिना उसको बताए कंपनी, उस डायरेक्टर ने, जिस डायरेक्टर ने कंसेंट वापसी ली थी, बिना उसको बताए उस डायरेक्टर ने क्या कर दिया, उस डायरेक्टर ने दोस्तों इशू कर दिया, क्या कर दिया दोस्त, इशू कर दिया भैया प्रोस्पेक्टस, सॉरी बिना उस डायरेक्टर को, जिस डायरेक्टर ने विड्रॉ करा था अपनी कंसेंट, उसको बिना बताए कंपनी ने वो प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। तो हम कह रहे हैं बस आप ये प्रूव कर दो कि आपने बोला, आपने कंसेंट वापसी लिया, अगर आपने प्रूव कर दिया तो बस आप उस डैमेजेस, उस लॉस और सेक्शन 336 के अंदर पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं हो। क्या बात समझ में आई? अगला पॉइंट, तो अगर कोई पर्सन ये प्रूव कर देता है कि भाई मैंने तो अपनी कंसेंट वापसी ले ली थी, मेरे को बिना बताए इन्होंने इशू कर दिया भाई प्रोस्पेक्टस, गलत प्रोस्पेक्टस, तो वो पर्सन लायबल नहीं है। दैट अ प्रोस्पेक्टस वाज इशू विदाउट हिज नॉलेज और कंसर्न, दैट अ बिकमिंग अवेयर ऑफ द इशू ही फॉरविथ गेव अ रीजनल पब्लिक नोटिस दैट इट वाज इशू विदाउट हिज नॉलेज ऑफ द कंसर्न। अगर कोई पर्सन है, एक डायरेक्टर है कंपनी का, मैं बड़ी आसानी भाषा में समझाऊंगा आपको, देखो ये लॉ की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, फिर मैं उसको पढ़ाऊंगा जैसे भी ऊपर वाले में पढ़ाया ना। पहले मेरी बात सुनो, मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, आपकी कंपनी का मैं डायरेक्टर हूं, ठीक है। बोर्ड ने मीटिंग डिसाइड करी, मैं उस बोर्ड में नहीं आया था मान लेते हैं, और मुझे बिना बताए प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट डाल दिया, ठीक है। मैं आया नहीं भाई, बोर्ड मीटिंग मैंने किसी कारणवश अटेंड नहीं करी, और मुझे बिना बताए कंपनी ने ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया जो मिस स्टेटमेंट था, उसके अंदर मिस स्टेटमेंट है, पर मेरे को नहीं पता था। ऊपर वाले केस में डायरेक्टर को पता था, उसने पहले कंसर्न थी फिर विड्रॉ कराई। नीचे वाले केस के अंदर डायरेक्टर को पता ही नहीं कि उसकी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया बिना उससे पूछे, बिना उसकी कंसेंट लिए, उसको पता नहीं चला। बाद में मुझे पता चला कि कंपनी ने तो प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, और जब मैंने प्रोस्पेक्टस देखा तो मुझे पता चला कि यहां पर तो गलत इंफॉर्मेशन है। तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने एक पब्लिक नोटिस इशू करा, और मैंने पब्लिक नोटिस इशू करा न्यूज़पेपर वगैरह कहीं पर भी, और मैंने वहां बता दिया कि भाई जो प्रोस्पेक्टस इशू करा गया है इसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन है और मेरी कंसेंट के बिना इशू करा गया है, तो मैं इसके लिए लायबल नहीं हूं अगर कुछ होता है तो। बस समझ में आया? तो अगर ये प्रूफ हो जाता है, अगर वो डायरेक्टर प्रूव कर दे कि भाई जो भी प्रोस्पेक्टस इशू करा गया था और जिस प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट थी, वाला प्रोस्पेक्टस जो इशू करा गया था वो मेरी कंसेंट के बिना इशू करा, और मैंने इसके लिए पब्लिक नोटिस भी दिया था, तो अगर ये प्रूफ हो जाता है तो वो डायरेक्टर जिसको बिना नॉलेज के कंसेंट के उसको इशू कर दिया गया, उस डायरेक्टर के लिए वो पनिशमेंट लायबल नहीं है, वो किसी डैमेज के लिए लायबल नहीं है। अब पढ़ना क्वेश्चन, अब पढ़ोगे ना आपको लॉ ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है, अरे ये तो कितना आसान है भाई। ये देखो कहता है दैट अ प्रोस्पेक्टस वाज इशूड, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया गया विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। किसकी नॉलेज? भाई डायरेक्टर वगैरह कोई पर्सन होगा उसकी नॉलेज, वो 5 पर्सन ऊपर बात हो रही है उनमें से किसी एक पर्सन की नॉलेज के बिना। ऑन दैट ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ दैट इशू, और उसको बाद में पता चल गया कि हाँ इसने इशू कर दिया भाई प्रोस्पेक्टस, और उसने क्या करा, उसमें पता चला उसको कि भाई इसमें मिस स्टेटमेंट है, तो उसने क्या करा, गिव अ रीजनल पब्लिक नोटिस, उसने एक नोटिस दे दिया, पब्लिक नोटिस इशू कर दिया, और उसने कहा दैट इट वाज इशू विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। भाई उसने कहा कि भाई ये प्रोस्पेक्टस जो इशू करा गया है मैं पब्लिक नोटिस दे रहा हूं एज अ डायरेक्टर, एज अ ऑथराइज पर्सन, एज अ एक्सपर्ट, है ना, एज अ प्रमोटर, ये 5 पर्सन जो है ऊपर उसमें से कोई भी एक पर्सन की कंसेंट लिए बिना अगर प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया उसमें मिस स्टेटमेंट निकल गई, तो भैया पहले बात तो ये होना चाहिए कि उसने पब्लिक नोटिस दिया हो, तभी उसके लिए कहेंगे भाई पब्लिक नोटिस दिया है ना तूने, किसी पर्सन ने उसके कंसर्न के बिना, कंपनी ने किसी पर्सन की कंसर्न के बिना कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, मान लो पर्सन डायरेक्टर है, तो उस डायरेक्टर ने पब्लिक नोटिस दिया हो तो हम कहेंगे चल ठीक है भाई तूने पब्लिक नोटिस देके बता दिया कि तेरी पूछते से पूछा नहीं, तेरी कंसर्न नहीं वैसे इशू कर दिया, तो तू अब लायबल नहीं है, बाकी लोग लायबल हो जाएंगे। क्लियर? आ जाओ जज इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी, अब देखना कितना बड़ा है। दैट एज रिगार्ड एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट purported to be made by an expert or contained in what purport
to be a copy of an extract from the report or evaluation of the expert, it was a correct and fair representation of the statement, a correct copy or a correct fair exact form the report evaluation, and he had reasonable ground to believe and it did up to the time of the issue of the prospectus that making the statement was competent to make it, and the said person had given a consent of the issue of the prospectus and had not withdraw the consent before the filling. अरे देखो मैं इसको समझाता हूँ, ये तो वैसे समझने नहीं आने वाला आपको, मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है? तो थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, पहले इसको रफ कर देता हूँ, आराम से समझाता हूँ, और कहाँ स्टेटमेंट आई वो, ठीक, सुनना ध्यान से। देखो दोस्तों, इस लाइन में लिखा हुआ है, ध्यान समझेंगे, हर वो मिस स्टेटमेंट, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, ऐसी हर वो स्टेटमेंट जो कि किसी एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई हो, हर वो मिस स्टेटमेंट समझ में आया ना आपको? प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट लिखी है जो मिसलीडिंग करती हो, गलत बताती हो, उसको बोलते हैं मिसलीडिंग स्टेटमेंट। हर वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो प्रोस्पेक्टस के अंदर है और एक्सपर्ट द्वारा लिखी गई है, कंटेन करी गई है। भाई एक्सपर्ट बनाता है प्रोस्पेक्टस, डायरेक्टर तो बताते हैं अंदर कंटेंट, बनाता कौन है, लिखता कौन है, सब कुछ बताता कौन है? एक्सपर्ट भी अपनी वो देता है। तो उस मिसलीडिंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है, जो प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी, मिसलीडिंग स्टेटमेंट की कॉपी, या वैल्यूएशन की कॉपी, या रिपोर्ट, एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट की कॉपी, तीनों में से कोई एक कॉपी आपको आरओसी को देनी होती है, ठीक है ना? समझना ध्यान से। हर वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो किसी एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई हो, ठीक है, हर वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो किसी एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई हो, एक्सपर्ट के अंदर मेनली डायरेक्टर वगैरह सब इंक्लूड कर लो आप, इन द सेंस कि किसी भी पर्सन द्वारा बनाई गई ऊपर के पास, और एक्सपर्ट ने उसको देखा, अपनी वैल्यूएशन करी, अपनी रिपोर्ट करी कि हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक, उसने बिल्कुल कहा, एक्सपर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, इस स्टेटमेंट में कोई भी गलती नहीं है, और मिसलीडिंग स्टेटमेंट थी, और ये उसने कह दिया एक्सपर्ट ने कि करेक्ट और फेयर है, ये ऐसा कह दिया। और जो ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट जिसने भी ये प्रोस्पेक्टस बनाया था, वो उस चीज के लिए कॉम्पिटेंट है। ये देखो यहाँ पर लिखा है दैट द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट, जिस पर्सन ने ये स्टेटमेंट बनाई, वाज कॉम्पिटेंट टू द मेक इट, वो कॉम्पिटेंट था बनाने के लिए, एंड दैट कॉम्पिटेंट ना, कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पिटेंट नहीं पड़ा, कॉम्पिटेंट पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन, डिस्क्वालीफाई फाइल लो, इंसॉल्वेंस पर्सन, वो सब है ना, माइनर, एंड कॉम्पिटेंट था, मतलब वो बना सकता था स्टेटमेंट, एंड दैट सेड पर्सन हैड गिवन अ कंसेंट टू इशू द प्रोस्पेक्टर, और उसने क्या करा, उसने प्रोस्पेक्टस को इशू कर दिया, और उसको लगा कि ये स्टेटमेंट जो मिसलीडिंग है, स्टेटमेंट तो मिसलीडिंग है, पर उसको लगा कि यार यहां पर जो है करेक्ट और फेयरनेस दिखाई उसने, कि मतलब जो स्टेटमेंट है वो ये शो कर रही है कि ये करेक्ट और फेयर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब बिल्कुल सही है, कल कुछ गलत नहीं है, ऐसा उसने शो करा। थोड़ा सुने कि वो स्टेटमेंट जो बनाई जा रही है किसी पर्सन द्वारा, वो पर्सन कॉम्पिटेंट है, और उस पर्सन ने अपनी कंसेंट दी स्टेटमेंट को इशू, प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए, और वो स्टेटमेंट उसको लगती है करेक्ट और फेयर है, और उसने वो कंसेंट अपनी जो उसने कंसेंट दी, हैड not withdraw the consent before the delivery of copy to the prospectus of the registration। तो क्या होता है कि जब हम अपना प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, प्रोस्पेक्टस से पहले अगर आप अपनी कंसेंट दे रहा, कोई पर्सन कंसेंट दे रहा और कह रहा है कि जो स्टेटमेंट में लिखा है वो फेयर और करेक्ट है, और अपनी कंसेंट देकर उसने डाल दिया और प्रोस्पेक्टस को डिलीवर, और उसने अपनी कंसेंट वापसी नहीं करी, अगर उसने अपनी कंसेंट आरओसी को देते टाइम, देने से पहले वापसी ले ली, तो फिर वो तो लायबल नहीं है, और अगर उसने वापस नहीं ली तो वो लायबल हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, अगर कोई स्टेटमेंट को ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो करेक्ट और फेयर है, सही है, और किसी पर्सन द्वारा जो स्टेटमेंट बनाई है वो पर्सन कॉम्पिटेंट था, उसने अपनी कंसेंट दी इशू करने के लिए, क्या करने के लिए, इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस को, और डिलीवरी प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, और उसकी कॉपी से अगर पहले, एक तो प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, और अगर उसकी कॉपी से पहले अगर उसने कहा कि यार मैं अपनी कंसेंट वापसी लेता हूं, तो बच गया, और अगर उसने नहीं लिया वापसी तो फंस गया, समझ लेना, वो लायबल हो जाएगा। क्लियर है नहीं है? तो उसको अपनी कंसेंट वापसी लेनी होगी, पर यहां पर बिफोर डिलीवरी ऑफ कॉपी लिखा था ना दोस्तों, बस इतना से चेंज है, यहां बिफोर कंसेंट जो वापसी लेनी है डिलीवरी से पहले, वो बिफोर डिलीवरी से पहले आ जाएगा, बिफोर फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर आरओसी, ऐसा आ जाएगा, बस इतना से चेंज है। यहां पर जो है ना डिलीवरी ऑफ कॉपी, फाइलिंग ऑफ कॉपी वर्ड यूज करा है, वर्ड में मत खेलो आप। ये देखो आरओसी को देने से पहले वो कंसेंट जो दी गई थी, अगर उसने विड्रॉ नहीं करी तो वो लायबल है दोस्तों, अगर विड्रॉ कर ली तो वो लायबल नहीं है, बच जाएगा। क्लियर है या नहीं है? ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया दोस्तों, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो बाकी अमेंडमेंट आपको इतनी सी थी कि जहां डिलीवरी ऑफ कॉपी क्या करना समझ में आ गया ना। डिलीवरी ऑफ कॉपी का मतलब क्या है कि जो भी कंसेंट दी जा रही है किसी कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा, उसने वो कंसेंट कॉपी को, जब प्रोस्पेक्टस की कॉपी होती है ना एक, तो वो क्या करनी पड़ती है, वो आरओसी को फाइलिंग भी करनी होती है। फाइलिंग वर्ड यूज कर रहा हूं मैं,
क्योंकि यहाँ वर्ड आ गया फाइलिंग, फाइलिंग करनी होती है, उसकी कॉपी एक फाइल करनी होती है, आरओसी को जमा करानी होती है, ठीक है। तो उससे पहले अगर उसने अपनी कंसेंट को वापसी ले लिया तो वेल एंड गुड, नहीं लिया तो गया, उसको डैमेजेस भरना पड़ेंगे, सिविल लायबिलिटी अरेस्ट हो जाएगी उस सभी पर्सन पे, ठीक है सर। चलो अच्छा, उसमें एक बात और बता दूं, उसमें एक बात और लिखी हुई थी, इस वाले में एक बात और लिखी हुई है कि अगर एक तो ये हो गया कि भाई डिलीवरी से पहले, फाइलिंग से पहले कॉपी, जो प्रोस्पेक्टस की कॉपी आरओसी देने से पहले आपने कंसर्न वापसी ले लो तो बच जाएगी। अगर उसने वापसी नहीं ली, ठीक ना, ध्यान सुनना, अगर एक एक्सपर्ट है, उसने बिल्कुल चेक करा, बिल्कुल चेक करा, उसको लगता है कि ये स्टेटमेंट उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक थी, एक्सपर्ट था, उसकी लगता है ठीक थी, ठीक होने क्या उसने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया और उसने अपनी कंसेंट वापसी नहीं दी, बाद में पता चलता है कि यार इसके अंदर गलत है, उससे थोड़ी गलती हो गई, उसका इंटेंशन नहीं था, उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि उसमें होने के बाद भी, सुनना ध्यान से, मान लो आप एक एक्सपर्ट हो, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, भाई आप एक्सपर्ट हो, भाई डायरेक्टर ने उसमें मिस स्टेटमेंट डाल दी, आपने पूरा प्रोस्पेक्टस चेक करो, इतना मोटा होता है प्रोस्पेक्टस एक कंपनी का, पूरी बुक जैसी होता है, भाई एक एक्सपर्ट ने चेक करा, उससे मिसमैच हो गया, भाई उसने अपनी कंसर्न दी, चलो इश्यू कर दो, आपने एक्सपर्ट ने कहा कि भाई पूरा देखा आपने, आपको लगता है पूरा सही है, आपने बिल्कुल बिलीव कर लिया कि हाँ ये स्टेटमेंट सारी सही है, हो गई कहीं मिस्टेक, है ना, तब उस केस के अंदर आपने डिलीवरी से पहले भी क्या नहीं करा, वो नहीं करा, क्या कहते हैं, विड्रॉ नहीं करी अपनी कंसेंट। मान लो आप एक एक्सपर्ट हो, मैं कंपनी है, मैंने कुछ स्टेटमेंट डाल दी जो कि अलग से आपको नहीं दिखी, आपको दिखी नहीं, आपसे मिस हो गई वो चीज, ठीक है। अब आपने इजाजत दे दी कि भाई इसके अंदर जो भी एक्सपर्ट ने कहा भाई ये सारा सब कुछ ठीक है, था उसके अंदर मिस स्टेटमेंट, मैंने ऐसा डाला उसके अंदर मिस स्टेटमेंट जो आपको दिखा ही नहीं, ठीक है, ऐसी जगह डाला जो आपको पता ही नहीं चला उसमें मिस स्टेटमेंट है, और आपने उसमें इजाजत दे दी कि ये बिल्कुल ठीक है, आपको लगता है ये बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि आपको, मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है, फेयर और करेक्ट है, और इसको इशू कर दिया जाए, और आपने अपनी कंसेंट दे दी इसको इशू करने के लिए, और आपने अपनी कंसेंट वापसी नहीं ली, और आपने जो प्रोस्पेक्टिव कॉपी थी उसको फाइल भी कर दिया आरओसी को, और तब भी आपने कंसेंट वापसी नहीं, तब भी आप बच जाओगे, तब भी आप बच जाओगे, अगर आपने कंसेंट वापसी नहीं ली तब भी आप बच जाओगे, बस एक शर्त है, आप ये प्रूव कर दो कि आपको लगता था कि इसके अंदर जो सही था, आपने जो आपसे जो मिसस्टेटमेंट रह गई वो आपकी गलती की वजह से रह गई, आपने जो पूरा चेक करा तब भी आपको लगा कि फेयर और करेक्ट है, आपको पूरा बिलीव था कि स्टेटमेंट सही है, फिर इसके अंदर मिसस्टेटमेंट निकला वो आपकी गलती की वजह से, अगर आप प्रूव कर देते हो तो आप बच जाओगे, अदरवाइज तो गए तुम, ठीक है सर, समझ में आया कि कंसेंट विड्रॉ करने के, विड्रॉ नहीं करा उसके बाद भी बच सकता, अगर वो प्रूव कर दे कि भाई मैंने, एक्सपर्ट ने जो भी स्टेटमेंट चेक करा था, जिसने वैल्यूएशन करा था, पूरी करेक्ट रिपोर्ट बनाई थी, वो बिल्कुल ठीक था, बाद में पता नहीं कैसा छोटी सी चीज रह गई, छोटा सा मिसस्टेटमेंट था, हो सकता है ना एक इंसान से गलती हो, भाई एक्सपर्ट भी कौन है, एक इंसान है, तो आप भी प्रूव कर दो कि आपसे गलती होगी, तो हम इसको क्या कहते हैं, माफ कर देंगे, आपके लिए कोई भी डैमेजेस नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसा कहता था सेक्शन 3, बस वहां कॉपी की जगह फाइलिंग वर्ड का यूज करा, फाइलिंग हो गया अब जगह डिलीवरी कॉप। लो बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था सेक्शन 53, प्रोहिबिटेड ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। आपको पता है शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, पर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। कंपनी अकाउंट में भी आपने पढ़ा हो कभी, तो कंपनी अकाउंट या 12वीं क्लास में कभी आपने कंपनी का चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। बस कुछ सेक्शन 53 जो आपके पास है उसका कुछ बातें अगर मान लोगे तो आपके पास क्या कहते हैं डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, कुछ कुछ रीजन की वजह से होता है डिस्काउंट पे इशू, हर टाइम पे नहीं होता। डिस्काउंट डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं पर शेयर नहीं हो सकते, पर कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे केसेस है जहां पर डिस्काउंट पे इशू करा जा सकता है शेयर को, ठीक है, वो क्या केस है, ठीक है। पर यहां पर हम देखते हैं कि भाई सेक्शन 53 जो है वो मना करता है कि भाई डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते, अमेंडेड बाय द कंपनी अमेंडमेंट 2019। देखते हैं पेज नंबर कौन सा है, लिखा होगा 341, खोल दो 341, ये लो 341 आ गया, सेक्शन 53, ये देखो वर्ड लिखा हुआ है सेक्शन 53, प्रोहिबिटेड ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे शेयर इशू करना प्रोहिबिटेड है। और सेक्शन 53 के 3 वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट आई है, प्रोविजन की एंट्री है, बस क्या सुनिए, देखना सर क्या अमेंडमेंट है, बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो देखेंगे। कहता है कि देखो अगर आपने डिस्काउंट पे शेयर इशू करे, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड था, बिल्कुल ही सख्त मना था, कर ही नहीं सकते थे डिस्काउंट पे इशू शेयर, तब भी आपने डिस्काउंट पे शेयर इशू करे, तो पहले ओल्ड प्रोविजन कितने का फाइन देता था, कितने का कहता है सेक्शन 53(3) प्रोवाइडेड दैट, कहता है वेयर अ कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन दिस सेक्शन, अगर किसी कंपनी ने सेक्शन 53 के प्रोविजन को माना नहीं, कहा अगर किसी कंपनी ने सेक्शन 53 के प्रोविजन को नहीं माना, ये सेक्शन को प्रोविजन है, तो सेक्शन 53(3) आएगा और वो कहेगा कि अगर किसी कंपनी ने सेक्शन दिस सेक्शन मींस 53 सेक्शन के प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट करा, तोड़ा, the company shall be punishable with a fine shall not be less than 1 लाख but it may be extend to the 5 लाख। तो कंपनी को फाइन लगेगा मिनिमम 1 लाख का और 5 लाख का। अगर किसी कंपनी ने सेक्शन 53
डिस्काउंट पे शेयर इशू करना प्रोहिबिटेड है, मना है, सख्त मना है, और तब भी आपने डिस्काउंट पे शेयर इशू करे, ठीक है, तो उस केस के अंदर सर कंपनी को फाइन लगेगा मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख, ऐसा ओल्ड प्रोविजन था। और एवरी ऑफिसर, हर वो ऑफिसर कंपनी के अंदर, कंपनी को तो लगेगा ही, कंपनी के नाम, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी में अलग फाइन लगेगा, और कंपनी कभी जेल नहीं जा सकती, आपको पता है, ऑफिसर जेल जाएगा, कंपनी तो ना, कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी, एक एंटिटी है, इंसान थोड़ी ना है, तो कंपनी पे लगा सकते हैं फाइन मिनिमम 1 से 5 लाख का, और हर वो ऑफिसर जो कि इस डिफॉल्ट में था उसको इंप्रिजमेंट कर दी जाएगी, उसको शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजमेंट, पनिशेबल के साथ इंप्रिजमेंट, मतलब फाइन के साथ उसको सजा भी होगी। कैसे? फाइन इंप्रिजमेंट फॉर द टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 6 मंथ, 0 से 6 महीने तक के बीच में आपको क्या लगेगा, आपका पनिशमेंट इंप्रिजमेंट हो जाएगा, जेल हो सकती है, या फिर फाइन लगेगा 1 लाख से 5 लाख का, या दोनों। मतलब कंपनी को तो मिनिमम 1 लाख से 5 लाख का फाइन लगेगा, और हर वो ऑफिसर जो कि कंपनी के अंदर था, कंपनी के अंदर हर वो डिफॉल्ट के अंदर था, वो डिस्काउंट पे इशू शेयर करने पे डिफॉल्ट पे था, तो उस ऑफिसर को मिनिमम 1 लाख से 5 लाख का फाइन लगेगा, या फिर उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है, या दोनों हो सकता है। ये था ओल्ड प्रोविजन, और इसके अंदर आई अमेंडमेंट आ गई इसके अंदर, सेक्शन 341। और दोस्तों यही ओल्ड प्रोविजन यहां लिखा हुआ है, देखो, मिनिमम 1 लाख से 5 लाख के बीच का फाइन होगा कंपनी को, और हर वो ऑफिसर को जो फाइन होगा वो पनिशेबल, पनिशमेंट भी हो सकती है 1 लाख से 5 लाख के बीच में, और अप टू सेक्शन टू 6 महीने तक। ये ओल्ड प्रोविजन है, कंपनी ने, स्टडीमेट ने चेंज नहीं करा, न्यू प्रोविजन देखो आप। कहता है वेयर एनी कंपनी फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन मींस 53 सेक्शन, अगर किसी कंपनी ने 53 सेक्शन के प्रोविजन को कंप्लाई नहीं कर पाई, माना नहीं, सच कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, वो कंपनी जिसने नहीं माना, और उसके अंदर जो ऑफिसर जो डिफॉल्ट पे थे, वो शैल बी लायबल टू बी पेनल्टी विच मे बी एक्सटेंड टू द अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट रेज थ्रू द इशू ऑफ द शेयर एट अ डिस्काउंट और 5 लाख विच एवर इज लेस। एग्जांपल समझो, ये ऐसे समझ नहीं आता भाई। मैंने क्या करा, मैंने कंपनी, हमारी कंपनी, ठीक है, हमारी कंपनी के अंदर हम ऑफिसर हो गए जिसका हम डिफॉल्ट पे थे, तो हमारी कंपनी ने क्या करा, शेयर डिस्काउंट पे इशू करा, शेयर क्या करे, डिस्काउंट पे इशू करे, और हमने शेयर डिस्काउंट पे इशू करे, मान लो हमने 10,000 शेयर डिस्काउंट पे इशू करे, एट द रेट फेस वैल्यू थी 100 रुपए, हमने इसको 90 रुपए में इशू कर दिया, तो भैया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 90, ये कितना आ गया सर, 9 लाख रुपए। कितना आ गया, 9 लाख। कहता है जितना आपने अमाउंट उस डिस्काउंट शेयर पे इशू करने से रेज करा, वो अमाउंट और 5 लाख रुपए, विच एवरेज लेस, जो इससे छोटा होगा उतने की आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। दोबारा समझिए भाई, एक कंपनी है, उसके शेयर, उसने 5,000 शेयर इशू करे, कितने शेयर इशू करे, 5,000 शेयर, और एक शेयर की फेस वैल्यू थी 100 रुपए, उसने 90 रुपए के इशू कर दिया। भाई डिस्काउंट पे जब शेयर इशू नहीं हो सकते, तुमने करे क्यों, 90 के इशू कर दिया, तो 9 पंजे 45, 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख का फंड रेज कर दिया डिस्काउंट पे इशू करके। किसी कंपनी ने शेयर को डिस्काउंट पे इशू करके 4.5 लाख का फंड रेज कर दिया, इतना अमाउंट और 5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, जो सबसे छोटा होगा उतने अमाउंट की पेनल्टी लगा दी जाएगी कंपनी पे और ऑफिसर पे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो पहले 10,000 के शेयर इशू करोगे 90 रुपए में, तो 9 लाख, तो 5 लाख छोटा तो 5 लाख की पेनल्टी लगाएंगे, या 4.5 छोटा तो 4.5 लाख की पेनल्टी लगाएंगे। दोबारा पढ़ेंगे, पेनल्टी विच में बी एक्सटेंड टू द अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू करने से कितना अमाउंट आपने रेज करा, एक केस में 4.5 लाख रुपए और 5 विच एवर इज लेस, तो 4.5 तो 4.5 लाख की पेनल्टी लगा देगी, एंड साथ में पेनल्टी तो लगाई जाएगी ही, साथ में द कंपनी शैल आल्सो बी लायबल टू रिफंड ऑल मनी रिसीव विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ द 12% पर एनम। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, पेपर में आ सकता है कि अगर आपने डिस्काउंट पे शेयर इशू करे तो कंपनी को कितने परसेंट, कंपनी को जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो कितने की लगाई जाएगी, और अगर कंपनी को पेनल्टी लगाई जाएगी साथ में कंपनी को वो अमाउंट जो रेज करा था वो भी वापसी करने का, और कितने रेट से वापसी करना होगा, 12% के रेट से वापसी करना होगा। दोस्तों समझ में आया? 4.5 लाख का कंपनी ने डिस्काउंट पे शेयर इशू करा, मेरे पे 4.5 लाख आ गया, हमारे पास 4.5 लाख आ गया, हम कंपनी है, ठीक है, 4.5 लाख पे डिस्काउंट पे शेयर इशू करे, 4.5 लाख का फंड रेज कर दिया, और ये फंड हमने 5 महीने तक रखा, बाद में पता चला कि यार इसने तो डिस्काउंट पे इशू कर दिया, अब कंपनी में लगेगी पेनल्टी, और ये फंड आपने 5 महीने बाद पता चला है कि डिफॉल्ट हुआ है आरओसी को, तो आरओसी ने लगा दी, कंपनी ने लगा दी पेनल्टी भाई, और पेनल्टी लगाई तो 5 महीने तक आपने 4.5 लाख रुपए जो फंड रखा था वो तो आप वापसी करोगे, साथ में 4.5 लाख की पेनल्टी लो, 4.5 लाख का फंड रेज करा, उतने की पेनल्टी और उतना अमाउंट वापसी करो, और जब वापसी करोगे तो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल का, पर एनम है तो 5 महीने में कन्वर्ट कर लेना, 4.5 लाख का 12% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5,
22,500 का इंटरेस्ट दो, 4.5 लाख का अमाउंट वापसी करो और 22,500 रुपए का इंटरेस्ट दो और 4.5 लाख रुपए की पेनल्टी भर दो। भाई साहब पेनल्टी पेनल्टी मतलब जितना फंड रेस करा था कंपनी ने तो वापसी जाएगा ही। 12% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट भी दो उसको, जितना महीने तक आपने रखा वो फंड, और 4.5 लाख रुपए जो विचार लेस होगा, 4.5 और 5 लाख जो उसमें कम होगा उतने की पेनल्टी दे दो भाई साथ में। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और शेयर द पर्सन टू हुम शेयर वाज बी इशू। डेट ऑफ इशू और जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा वो दे रखा है, इंटरेस्ट रेट कहां से रहेगा। द डेट ऑफ इशू ऑफ सच शेयर टू अ पर्सन, जिस डेट पे पर्सन को जिस डेट पर शेयर को इशू करा गया पर्सन पे वो, और टू हुम सच शेयर हैज बीन इशू, मतलब जिस दिन आपने उस पर्सन को, जिस पर्सन को शेयर खरीदा, जिस पर्सन ने उसको शेयर इशू करा, उस दिन से डिफॉल्ट तक कितने दिन होंगे उतने पर्टिकुलर मंथ की पेनल्टी लगाई जाएगी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको 12% के रेट से पर एनम। सेक्शन 341 वेरी वेरी सॉरी सेक्शन 53 बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आएगा। बताओ अगर डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दिए, डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दिए और तो पेनल्टी कितने की लगेगी, जितना फंड रेस करा वो और 5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, उतने की पेनल्टी लगेगी, उतना अमाउंट आपको वापसी भी करना होगा और 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जब से इशू कराए और जब तक डिफॉल्ट तक के रेट। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, ठीक है सर। तो यहां पर इसको डिटेक्ट कर दीजिए, अब हट चुका है, ये पुराना सेक्शन है, नया आ गया, ठीक है। एक चीज और बता दूं बस आपको, कौन सा शेयर है जिसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, वो है स्वेट इक्विटी शेयर। अगर आप ये लाइन पढ़ते हो ना तो पहली लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली लाइन कहता है सेक्शन 53 प्रोवाइड करता है, बताता है एक्सेप्ट किसे छोड़कर, स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करके छोड़कर, उनको छोड़कर, स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़कर अगर किसी कंपनी ने शेयर इशू कर दिया डिस्काउंट पे तो वो शेयर प्राइस भी वैलिड वॉइड माना जाएगा और वो प्रोफिटेड है, उसको इस सेक्शन के तहत पेनल्टी भी दी जाएगी, ठीक है। ये समझ सर, स्वेट इक्विटी शेयर को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। सर स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, देखिए अगर किसी कंपनी का जो डायरेक्टर है और इंप्लॉय है, अगर वो कंपनी को टाइम दे रहे हैं और कंपनी उनको पैसे ना देकर, मॉनेटरी वैल्यू पे ना उनको बेनिफिट देकर शेयर दे रही है उनको, तो वो शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। दोबारा सुनेंगे, अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर और कंपनी का इंप्लॉय कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कंपनी उनको सर्विस के बदले में पैसे दे सकती है पर पैसे नहीं दे रही, उसके बदले में शेयर दे रही है, मॉनेटरी वैल्यू नहीं दे रही, मॉनेटरी अमाउंट में नहीं दे रही, मॉनेटरी वैल्यू की जगह शेयर दे रही है उतने अमाउंट का जितना बनता है। मान लो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं कंपनी की मीटिंग में आता हूं, बोर्ड मीटिंग में, तो कंपनी मुझे इसके बदले में फीस देगी। मान लो कंपनी को मुझे फीस देनी है 10,000 रुपए, तो कंपनी ने कहा भाई 10,000 नहीं दे रहे हैं हम आपको, 10,000 के बदले के शेयर इशू कर देंगे। और जब वो 10,000 के बदले के शेयर इशू करेंगे तो कंपनी से कहा भाई मुझे 10,000 मिलना है, तो कंपनी ने मेरे से क्या कहा कि भाई आपके जो 10,000 रुपए ना इसके बदले का आपको शेयर दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो कंपनी का शेयर था 10,000 रुपए है, कंपनी की फेस वैल्यू के शेयर है 100 रुपए, तो मैंने कहा यार मुझे 100 रुपए में दोगे आप, तो कंपनी ने कहा आपको 100 के नहीं आपको 90 रुपए का हिसाब से दे देंगे। तो 10,000 रुपए के शेयर मिलेंगे 90 रुपए के, तो मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे, 10,000 डिवाइडेड बाई 90, 10,000 डिवाइडेड बाई 90, तो आपको मिल जाएंगे 111 शेयर। 111 शेयर कंपनी मुझे दे देगी 90 रुपए के रेट से, इसको बोल गया डिस्काउंट में दे दिया, क्योंकि कंपनी की फेस वैल्यू कितनी थी, कंपनी की फेस वैल्यू थी 100, मुझे दे दिया, डायरेक्टर को दे दिया 90 रुपए में, ठीक है जी। इस कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है जब कंपनी अपने इंप्लॉय और अपने डायरेक्टर्स को पैसे ना देकर शेयर दे देती है और वो भी डिस्काउंट पे, तो इट इज वैलिड, इट इज वैलिड। और जो शेयर कंपनी ने अपने डायरेक्टर और अपने इंप्लॉय को डिस्काउंट पे दिए उसको कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। क्लियर होगी, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 64 क्या कहता है, सेक्शन 64 कहता है नोटिस टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार फॉर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आप शेयर कैपिटल के अंदर कुछ अल्टरेशन करना चाहते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो, मेमोरेंडम के अंदर एक क्लॉज था शेयर कैपिटल करके, है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्लॉज होते थे, नेम क्लॉज, ये क्लॉज वो क्लॉज, है ना, 1% कंपनी क्लॉज पढ़ा होगा आपने, तो शेयर कैपिटल का क्लॉज होता था। तो अगर आप उसको क्लॉज को अल्टर करना चाहते हो, शेयर कैपिटल को अल्टर मतलब अपनी शेयर कैपिटल को चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आरओसी को नोटिस भेजना पड़ता था, ठीक है सर। तो इसमें क्या अमेंडमेंट आई, तो पहले ओल्ड प्रोविजन पढ़ते हैं। कहता है इफ अ कंपनी एंड एन ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट कंट्रोमेंट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64(1). अब आपको पहले पढ़ना होगा 61(1) कहता क्या है। चलते हैं पेज नंबर 338 के स्टडी मैट में और वहां देखते हैं कि सेक्शन 64(1) क्या कहता है।
338 है ना, 338 पीछे 337 एंड 338, ये रहा दोस्तों सेक्शन 64(1). सेक्शन नोटिस देना पड़ेगा अगर आप कैपिटल में अल्टरेशन करना चाहते हो। सेक्शन 64(1) कहता है प्रोवाइड दैट वेयर अ कंपनी अल्टर शेयर कैपिटल एन ऑर्डर मेड बाय द गवर्नमेंट हैज इफेक्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी और अ कंपनी रिडीम एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तीन चीज बोली, अगर कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को इशू कर चेंज कर रही है, अगर कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना चाहती है। आपको पता होना चाहिए कि ऑथराइज्ड कैपिटल जितनी एमओए में लिख दी गई उससे ज्यादा की अमाउंट के शेयर इशू नहीं कर सकते, पर कंपनी को फंड चाहिए भाई, कंपनी को फंड रेज करना है। अब कंपनी को जब फंड रेज करना है तो अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल पूरी हो चुकी, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है और 10 लाख के शेयर उन्होंने इशू कर दिए। अब वो शेयर फर्दर इशू नहीं कर पाएगी जब तक ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाए ना। तो अगर अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना चाहती है कंपनी, अपने शेयर कैपिटल को अल्टर करना चाहती है या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहती है। एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस, जिनको ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको पैसे मिल जाना है कुछ टाइम बाद, तो उनको रिडीम कर रही है। देन द कंपनी शैल फाइल अ नोटिस, उसको नोटिस भेजना पड़ेगा SS7 along with the fees to the registrar within a period of 30 days such alteration or increase or redemption। अगर आपने एक ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाई, आपने शेयर कैपिटल में कुछ और अल्टरेशन करा, आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया, इन तीन केस में से अगर आपने कुछ किया तो हम कहेंगे अल्टरेशन ऑफ कैपिटल हो गया। अगर आपने शेयर कैपिटल आपने अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को पैसा दे दिया, रिडीम कर दिया, वापसी लौटा दिया, ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज कर दिया या अपनी कैपिटल में से कोई अल्टर करा है, तो ऐसे केस के अंदर आपको SS7 शेयर होल्डिंग फॉर्म होता है इसको, तो 7 फॉर्म आपको देना होगा फीस के साथ, जो फीस प्रिस्क्राइब्ड है। और कब देना होगा? जिस दिन अल्टर करा था एमओए उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करना होगा। ये तो था मेन सेक्शन। ये क्या था दोस्त? मेन सेक्शन था। अब सेक्शन 64 का 1 का जो पेनल्टी है वो ये रही। यहां पर जो वर्ड यूज करा है फाइन, अब इसकी जगह वर्ड बना दिया पेनल्टी, बस इतना सा अमेंडेड है। बस फाइन की जगह वर्ड यूज कर दिया पेनल्टी। सर डिफरेंस भी होता है क्या फाइन और पेनल्टी में? बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, अभी सिखाते हैं आपको, इसलिए मैंने नीचे लिख भी दिया अपने नोट्स में डिफरेंस, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं। अब अगर क्या कंप्लायंसेस क्या बताओ पहले। अगर आपने शेयर कैपिटल को अल्टर करा, शेयर कैपिटल को अल्टर करा, ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाया या प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करा, ये तीन चीज कब करोगे? तो जिस दिन आपने ये अल्टर करा था, शेयर एमओए को अल्टर करा था, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर क्या लिखा है? 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक फॉर्म भरना होगा SS7 फीस के साथ। वो फॉर्म भर देना और आरओसी को जमा करा देना, वो फॉर्म फाइल कर देना। और अगर आपने जिस दिन अल्टर करा उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को वो फॉर्म जमा नहीं कराया तो पेनल्टी खाना। हमारा पेनल्टी कब लगेगी? कंप्लायंसेस क्या है कि अगर आप इन तीनों में से कोई भी चीज का अल्टरेशन करते हो एमओए में, तीन चीज याद है, शेयर कैपिटल में अल्टर करना, ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना और प्रेफरेंस शेयर वालों को रिडम्पशन करना। अगर इन तीन चीजों में अल्टरेशन करा एमओए के अंदर, जिस दिन अल्टरेशन करा उस दिन से 30 दिन गिन लेना, उस दिन 30 दिन के अंदर अंदर आपको SS7 फॉर्म फीस के साथ आरओसी को फाइल करना होगा। और अगर आपने वो 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म फाइल नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। पेनल्टी क्या लगेगी वो समझो। If a company or any officer who is in default, अगर कोई कंपनी या कंपनी का कोई ऑफिसर अगर वो डिफॉल्ट के अंदर है और उसने सेक्शन 64(1) के प्रोविजन को नहीं माना, क्या था प्रोविजन? 30 दिन के अंदर SS7 फॉर्म जमा करा दो। अगर उसमें अल्टरेशन, उन तीन चीज का अल्टरेशन हुआ है तो ही वर्ड यूज होता है ऑफिसर के लिए, ठीक है ना? ही वर्ड किसके लिए यूज होता है? ऑफिसर के लिए। तो ही शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन व्हिच मे बी एक्सटेंड टू 1000 फॉर ईच डे ड्यूरिंग सच डिफॉल्ट कंटिन्यू और 5 लाख विच एवर इज लेस। ये तो समझ में आ गया होगा। 1000 रुपए पर दिन और 1000 रुपए पर दिन आ जाना। डिफॉल्ट आपने करा, मान लो 1000 रुपए एक दिन का डिफॉल्ट का चार्ज लगेगा, तो 1000 रुपए पर दिन के हिसाब से करा आपने 50 दिन तक डिफॉल्ट कराई, तो 50 इंटू 1000 या आपके पास आ गया 50,000। तो 50,000 और 5 लाख विच एवर इज लेस, जो लेस होगा 50 है उतने का आपको पेनल्टी देनी होगी। वैसे ऐसे तो लिखा था फाइन, अब यूज कर दिया पेनल्टी। बस क्या यूज कर दिया दोस्त? पेनल्टी यूज कर दिया, ठीक है जी। अगर मान लो ये 500 दिन डिफॉल्ट करता तो 5 लाख और 5 लाख विच एवर। अगर ये 600 दिन डिफॉल्ट करता तो 6 लाख और 5 लाख विच एवर इज लेस 5 लाख। तो समझ में आ गया ना? क्लियर है। अब न्यू प्रोविजन क्या कहता है? इन सेक्शन 64 द प्रिंसिपल है सबसेक्शन 2 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली एज 2। तो सेक्शन 64 के अंदर कुछ सब सेक्शन जो 2 था, हमारा सब सेक्शन 2 था, ये वाला सब सेक्शन, ये सब सेक्शन 1 है ना, ये 64(2) है। इस सेक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करा गया।
वेयर एनी कंपनी फेल टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ वन, देखो नाम तरीका भी चेंज कर दिया, पहले इस तरीके से लिखा हुआ था, कोई सबसेक्शन नहीं था। 64 का अगर नहीं माना तो उसी के नीचे था प्रोवाइडेड डेट लिख लेते थे, फिर कुछ नहीं लिखा। पहले ये था कि 64 वन था, उसके नीचे एक दे दिया था यहाँ पर पेनल्टी, इसका नाम दे दिया सेक्शन 64(2) सब सेक्शन 2 दे दिया, और उसमें चेंज करा कि अगर कोई कंपनी, सब नाम लिख दिया कि अगर कोई कंपनी या वेयर एनी कंपनी फेल टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सच कंपनी and every officer who is in default shall be liable to penalty of 1000 rupees each day during the default continue, और 5 लाख भी। पेनल्टी तो सेम है, बट वर्ड क्या चेंज करा, फाइन की जगह पेनल्टी यूज कर ली। याद रखना कि अगर आपने अपने शेयर कैपिटल को अल्टर करा है तो फाइन नहीं लगता दोस्त, क्या लगती है, पेनल्टी लगती है। अगर आपने शेयर कैपिटल को अल्टर करा, और कब लगी पेनल्टी, अल्टर करने के बाद आपने आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर SH7 फॉर्म फीस के साथ जमा नहीं कराया तो पेनल्टी लगेगी, फाइन नहीं। 1000 रुपए पर दिन के हिसाब से, और 5 लाख whichever is less। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ पेनल्टी एंड फाइन। तो पेनल्टी और फाइन की डेफिनेशन क्या है, मैं यहां लिखती हूं। अब पेनल्टी रिफर टू द पनिशमेंट, पेनल्टी एक ऐसी पनिशमेंट होती है जो इंपोज करी जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और रूल। अगर आपने कोई रूल, कोई कॉन्ट्रैक्ट और कोई लॉ को ब्रेक करा, उसका जो रिजल्ट है ब्रेक, उसका रिजल्ट ब्रेकिंग हुआ। अगर आपने कोई लॉ, कोई कॉन्ट्रैक्ट और कोई रूल को तोड़ा, तोड़ना उसका रिजल्ट है, तो उस केस के अंदर आपको जो पनिशमेंट देगी इन द नेम ऑफ पेनल्टी दी जाएगी। पेनल्टी का मतलब क्या है, पेनल्टी वर्ड का मतलब है कि अगर आपने किसी लॉ को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को या किसी रूल को ब्रेक कर दिया तो उसमें आपको एक पनिशमेंट दी जाएगी इन द नेम ऑफ पेनल्टी। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड, अब जरा डेफिनेशन देखते हैं कि पेनल्टी और फाइन में डिफरेंस क्या होता है। देखो पेनल्टी एक ना वाइडर टर्म है, पेनल्टी क्या है, एक वाइडर टर्म कह सकते हो, और फाइन एक शॉर्टर टर्म है। फाइन वर्ड का, फाइन और पेनल्टी दोनों ही पनिशमेंट्स होती है। जब हम किसी को पनिशमेंट देते हैं, इन द नेम ऑफ पेनल्टी दे सकते हैं, इन द नेम ऑफ फाइन दे सकते हैं। फाइन एक वाइडर टर्म नहीं है, शॉर्टर टर्म है, और जो पेनल्टी एक वाइडर टर्म है, मतलब पेनल्टी एक बहुत बड़ा टर्म है, फाइन एक छोटा टर्म है। फाइन पनिशमेंट जब हम किसी को देनी है और हम यूज करते हैं भाई तेरे फाइन लगेगा, तो हम एक मॉनेटरी वैल्यू की बात करते हैं, सिर्फ किसकी वैल्यू की बात करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू की, कि मॉनेटरी वैल्यू में जब हम फाइन देते हैं हम कहते हैं फाइन हो गया, मॉनेटरी वैल्यू में फाइन देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कहते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि भाई मैं कार चला रहा था, ठीक है, कार चला के किसी ने मेरी कार को ठोक दिया और कार को हो गया डैमेजेस। अब अगर मैं जज साहब से डिमांड कर रहा हूं कि सर मुझे कार के बदले में पैसे चाहिए, तो वही वो हो गया फाइन। तो वो अगले वाले पर्सन जज साहब फाइन लगा देंगे। मान लो आपने मेरी कार ठोक दी, तो आपके ऊपर जज साहब कहेंगे भाई फाइन भरो इतने का, ठीक है। दूसरा मॉनेटरी वैल्यू में, अब मैंने कहा सर जज साहब जो मेरी कार है उसको बस ठीक करवा दो, मैं इतना चाहता हूं, मुझे पैसे वैसे चुटनी चाहिए, तो ये पेनल्टी लगा देता है। समझ में आ रहा है। जब सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू की बात करें तो फाइन, और मॉनेटरी वैल्यू हो या नॉन मॉनेटरी दोनों हो तो पेनल्टी भी आ जाएगा। तो डिपेंड करता है जज साहब किस वे में लगा रहे हैं पेनल्टी। पेनल्टी के अंदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों आ जाती है, फाइन के अंदर सिर्फ मॉनेटरी आता है, ठीक है सर। तो पनिशमेंट, अगर आपने कोई ऐसा काम किया, क्या आपने लॉ को तोड़ा, किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा या किसी रूल को तोड़ा, अगर आपने किसी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और रूल को तोड़ा, तो उस तोड़ने पर जो पनिशमेंट दी जाएगी इन द नेम ऑफ पेनल्टी दी जाएगी। आपने कोई ऐसा ऑफेंस करा जो एक तरीके का क्राइम है, जो क्रिमिनल लॉ में लिखा गया है, तो उस केस के अंदर फाइन, मॉनेटरी वैल्यू में अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू में जो कोई पनिशमेंट दे रहे हैं, तो फाइन वर्ड का यूज करते हैं। सर जेल जाना दोनों में हो सकता है, हाँ जेल जाना दोनों में है। इंप्रीजमेंट करना, पेनल्टी में इंप्रीजमेंट भी आ जाता है, इंप्रीजमेंट इंक्लूडिंग पेनल्टी। अगर आप किसी को जेल में बंद कर रहे हो अमाउंट के साथ कि भाई आपको 1 लाख रुपए जमा करना है और 1 साल की जगह से, ये पेनल्टी भी हो सकती है और ये फाइन भी हो सकता है। पर आपने कहा, सुनना ध्यान से, मैं आपको बहुत बड़ा डिफरेंस समझा रहा हूं। आपने कहा भाई 1 लाख का पेनल्टी, 1 लाख का आपको पैसे देने हैं और साथ में 1 साल की सजा, ये पेनल्टी और फाइन दोनों है। पर अगर आप कहते हो कि 1 लाख रुपए फाइन नहीं, आपको सिर्फ डैमेजेस को रिजॉल्व करना है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी वैल्यू, बच्चों कार टूटी वो, और साथ में आपका 1 साल की सजा। आपने कोई गवर्नमेंट एसेट तोड़ दी, आपने कोई, आप जा रहे थे, गवर्नमेंट का एक बोर्ड लगा हुआ था, आपने वो तोड़ दिया, तो गवर्नमेंट का बोर्ड लगवाओ आप वो, और साथ में 1 दिन की सजा लो, वो ये है सिर्फ पेनल्टी, ये फाइन नहीं है, ये सिर्फ पेनल्टी है। समझ में आ रहा है। तो पेनल्टी क्या होता है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकता है, पर फाइन सिर्फ मॉनेटरी होता है सिर्फ। तो अगर आपने किसी गवर्नमेंट की, मान लो गवर्नमेंट की एक जीप है, गवर्नमेंट एक कार है, तो गवर्नमेंट कार को आपने तोड़ दिया, आपने एक्सीडेंट कर दिया गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने आपसे कहा
मान लो एक पुलिस वाले की कार है, तो उसने ना आपकी कार जा रही थी, वो आपकी जीप जा रही थी पुलिस की, पीछे से आके अपन ठोक दी, तो पुलिस वाला आपसे कह रहा है कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, अच्छा पुलिस वाला है, कह रहा है आपसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरी जो कार आपने तोड़ी है वो ठीक करा दीजिए, ठीक है। आप ज्यादा बहस करने लगे, ज्यादा बहस करने लग गए, तो बहुत ज्यादा वगैरह, मैं चाचा विधायक है मेरे, क्या कर लोगे तुम, है ना। तो आपने ऐसा कहा, तो उसने आपको जेल में बंद कर दिया एक दिन के लिए, ले बेटा तू एक दिन के लिए जेल में बंद कर, और आपसे पैसे नहीं मांगे। आपने कहा भाई आप बस ये कर दो, आप जमा करा दो और एक दिन की जेल की जगह, आपने उल्टा बोला मेरे, दैट्स कॉल्ड पेनल्टी। क्या कहते हैं इसको, पेनल्टी, क्योंकि फाइन में मॉनेटरी अमाउंट आता है। अब बात करें फाइन की, तो भाई उसने जो पुलिस वाले की आपकी गाड़ी तोड़ी, उसने कहा भाई गाड़ी के पैसे चाहिए मुझे, कह रहा मेरे चाचा विधायक है, वो कहने लगा जिसने तोड़ी मेरे चाचा विधायक है, ठीक है, तो तू पहले उसको दो वहीं पेला जो हकीकत में होता है, और फिर जेल में ले आकर ओलक तोड़ा। और देखा नहीं आपने फेसबुक में मीम्स आते रहते हैं कि पहले पुलिस से भिड़ने से पहले ज्यादा ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, बिफोर पुलिस से मिलने से पहले और पुलिस के मिलने के बाद, देखा ना आपने, ऐसी होता है हकीकत में जो। तो वही केस, तो वो क्या हो गया, वो उससे पैसे लिए गए गाड़ी के, गाड़ी ठीक करने को पैसे लिए, मॉनेटरी वैल्यू में और जेल कर दी, तो ये फाइन हो गया, ठीक है सर। तो फाइन और पेनल्टी में क्या है, पेनल्टी एक वायलेट टर्म है, इसमें नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी दोनों आ जाता है, और इंप्रिजमेंट आती है। फाइन में मॉनेटरी और इंप्रिजमेंट आती है, नॉन मॉनेटरी नहीं आता, ठीक है। तो क्या रहा है, बेसिकली लॉ को, कॉन्ट्रैक्ट को और रूल को ब्रेक करना, उसको पनिशमेंट इन द नेम ऑफ पेनल्टी दी जा सकती है। फाइन रिफर करते हैं मॉनेटरी पनिशमेंट को, जहां पैसे की पनिशमेंट होती है। क्राइम बेसिकली क्रिमिनल लॉ में ऐसा होता है कि पैसे लेते हैं और जेल में सजा बंद कर देते हैं, और वहां पर जो सिविल लॉ वगैरह होते हैं, क्रिमिनल लॉ में देखो मैंने कहा ना, जहां बात हो रही है पैसे की और जेल में बंद करने की, भाई तू पैसे भर और जेल में बंद हो, तो इस वर्ड की जगह फाइन भी लगा सकते हैं पनिशमेंट में, और पेनल्टी भी लगा सकते हैं। ये जज पे डिपेंड करता है पेनल्टी, क्योंकि पेनल्टी में क्या होता है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों है ना। देखो फाइन में क्या है, ये लास्ट है, इसके बाद छुट्टी है भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। फाइन में क्या है सर, मॉनेटरी और प्लस इंप्रिजमेंट, और पेनल्टी में क्या है, मॉनेटरी प्लस इंप्रिजमेंट और नॉन मॉनेटरी और प्लस इंप्रिजमेंट। तो ये देखो, ये पेनल्टी में ये भी तो दोनों कवर हो गया, सिमिलरिटी मिल तो गई। तो जहां मॉनेटरी और इंप्रिजमेंट वहां फाइन वर्ड भी लग सकता है पनिशमेंट के तौर पे, वहां पेनल्टी भी लग सकता है, ठीक है। और जहां पर क्या हो, जहां पर पेनल्टी की जगह, जहां नॉन मॉनेटरी और इंप्रिजमेंट हो, तो वहां पर क्या सकता है, नॉन मॉनेटरी वर्ड आया, तो वहां पर क्या हो सकता है, यहां से पेनल्टी लगेगा फाइन वर्ड, क्योंकि फाइन में तो मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर हो गया फाइन और पेनल्टी में डिफरेंस। अच्छा, यहां लिखा पेनल्टी अप्लाइड बोथ क्रिमिनल और सिविल लॉ, और फाइन अप्लाइड सिर्फ क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ पे नहीं लगता, ठीक है जी। सिविल लॉ में क्या होता है, सिविल लॉ मैंने कहा ना, सिविल लाइबिलिटीज के अंदर डैमेजेस का क्लेम, डैमेजेस पे करने होते हैं, जैसे कि कोई डैमेजेस हो गया, कार टूट गई, तो कार के बदले में आप उसकी कार ठीक करवा दो, तो फाइन वहां नहीं लगता, सिविल लॉ में ऐसा होता है, ठीक है। और जिस सिविल लॉ के अंदर ऐसा हो कि भाई पैसे देने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, तो वहां फाइन भी अप्लाई हो सकता है। तो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, अगर आपकी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट पेनल्टी है, किस पनिशमेंट की फॉर्म में दे रहे हो, पेनल्टी की फॉर्म में या फाइन की फॉर्म में, तो पेनल्टी की फॉर्म में तो इंक्लूड हो जाएगा डैमेजेस, इंक्लूड हो जाएगा लीगल राइट का, अगर कोई लॉस होता है, लीगल राइट इन द सेंस कि भाई मेरा एक घर था, उस घर को मैंने 3 जनों को बेच दिया, 2 को तो फेक पेपर दे दिया, 1 को ओरिजिनल दे दिया, तो 3 जनों के घर था। अब मुझे क्या होगा, मुझे लगेगी पेनल्टी, फाइन नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे लीगल राइट्स का, वो जो घर जिसको मैंने, जिस पर्सन को मैंने गलत पेपर दिए, वो मेरे पे केस कर देंगे, लीगल राइट्स का लॉस हो गया, कहा मेरी प्रॉपर्टी, इसने जो प्रॉपर्टी दी वो फेक घर की दे दी किसी और को, एक घर को 3-3 जनों को बेच देते हैं दिल्ली के अंदर, तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो उस केस के अंदर भी लीगल राइट का लॉस है, तो पेनल्टी चार्ज करी जाएगी मेरे पे, अगर मैंने ऐसा करा तो। ऑन दी, और इवन इंप्रिजमेंट, जेल भी हो सकती है फाइन के अंदर। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं कह रहा हूं फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हमारी फाइन है, तो इंक्लूड होगा इसके अंदर मॉनेटरी पेमेंट दैट इंपोज द अलोंग साइड ट्रायल, कम्युनिटी सर्विस एंड इंप्रिजमेंट। इंप्रिजमेंट में इंक्लूड है, बस मॉनेटरी पेमेंट है। अब दोस्तों पहले, और मुझे ये समझ नहीं आया, मैं जानना चाहता हूं कि ओल्ड प्रोविजन में और न्यू प्रोविजन में फाइन वर्ड से पेनल्टी वर्ड में कन्वर्ट क्यों करा, क्योंकि यहां पर तो जो अमाउंट पेमेंट हो रही है वो अमाउंट में हो रही है ना, मॉनेटरी वैल्यू में हो रही है, तो फाइन ठीक तो था। फाइन का मतलब तो यह है कि मॉनेटरी वैल्यू में पेमेंट करना, कहते हैं पनिशमेंट देना, तो मॉनेटरी वैल्यू में दे तो रहे 1000 रुपए पर दिन और 5 लाख विच एवरेज लेस, तो फाइन के पेनल्टी करने में फर्क क्या हुआ। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर पेनल्टी के अंदर कवर हो जाता है, देखो ये वो भी कहा कि 1000 रुपए पर दिन और विच एवर 5 लाख, ये भी मॉनेटरी वैल्यू है, तो मैंने कहा पेनल्टी भी ले सकते हैं, फाइन भी ले सकते हैं, पर कोई जरूरत नहीं थी अभी इसकी अमेंडमेंट की, क्योंकि फाइन का मतलब ही वो, या देखो इसमें चेंज क्या हुआ, फाइन का पेनल्टी कर दिया। अगर पेनल्टी वर्ड तब यूज करना हो सही था जब यहाँ पर जो पनिशमेंट होती है वो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होती है, तो पेनल्टी यूज कर देते, फिर उसके अंदर मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों कवर हो जाता। पर कोई नहीं, चलो आगे जाकर कभी यहाँ पर नॉन मॉनेटरी डालना हो तो डाल देंगे, तो फिर पेनल्टी को चेंज नहीं करना पड़ेगा ना फाइन से। तो कह रहे हैं जी आज हम आपका फाइन का पेनल्टी कर दे रहे हैं,
ठीक है जी, जहां तक मुझे लगता है लॉ मेकर ये सोच रहे हैं फाइन का पेनल्टी कर देंगे और आगे जाकर इसके अंदर नॉन मॉनिटरी पनिशमेंट भी ला देंगे, तो पेनल्टी इंक्लूडेड है, फाइन फिर हट जाएगा। क्लियर है नहीं है? फर्क कितना सा है समझ में आया? फाइन और पेनल्टी, फाइन और पेनल्टी में डिफरेंस समझ में आया? ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे सेक्शन 77 ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। ठीक है सर, आगे बढ़े, अभी है अमेंडमेंट बहुत है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। होपफुल आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है तो लाइक करें हमारी वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके अपना एप्रिसिएशन हमें दे सकते हैं कि आपको अच्छा लगा या कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।